हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि होंगे 501 से लेकर 600 तक के 100 ईडियम को हम आज डिस्कस करेंगे। चैनल के बारे में आपको पता ही होगा, कैसा यूनिक कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एआई जनरेटेड इमेज हो गई, विजुअलाइजेशन को आपको देखना होता है, सारी एआई इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक मिल जाएगी आपको। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अच्छा, जो नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक कर लें। आपको काफ़ी चीज़ें आपकी काम की वहाँ पर मिल जाएगी, जो कि ये चीज़ें हैं। तो प्लेलिस्ट चेक करें, तब कुछ भी कमेंट करें। बाकी कैसे यूज़ करना है ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, सब चीज़ आपको पता है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप हाई लिख कर हमें मैसेज कर सकते हैं, तो डिटेल आपके पास पहुँच जाएगी। बाकी मैं एक चीज़ कहूँगा, ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ ही मैं कहूँगा आपको कि यूनिक कंटेंट है। एक तो आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। आपको हर एक स्लाइड में एक नया कुछ एक देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट भी रहती है उसमें। इमेजेस बहुत ज़्यादा यूनिक मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ हर एक स्लाइड में आपको नया देखने को मिलेगा। तो बोर नहीं हो सकते। 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी अराउंड, या फिर 1.25 घंटे जा सकती है। बोर नहीं होंगे, आराम से सीखेंगे, मज़े में आपको क्लास देखनी है और ईडियम आपको आराम से याद होंगे। ये मैं मतलब विश्वास आपको करना होगा, ठीक है। जो पुराने हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए के लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला ईडियम है डांस अटेंडेंस ऑन समवन। अब देखो, पढ़कर ही पता लग रहा है कि डांस ऑन समवन मतलब अटेंडेंस ऑन समवन मतलब कोई है और उसकी उपस्थिति पर आप डांस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप उसकी चापलूसी कह सकते हैं, या उसको खुश करना चाह रहे हैं आप, उसको मतलब हैप्पी करने के लिए आप उसमें उसके लिए डांस कर रहे हैं। तो मीनिंग इसका क्या होगा? ओबे और सर्व समवन अटेंटिवली एंड ईगरली। तो कुल मिलाकर वो ही हो जाएगा, मतलब कि चापलूसी करना, चारों ओर घूमना फिरना किसी के, और ध्यान से किसी की सेवा करना। अब देखो, वैसे तो पढ़कर भी आपको सेंस डेवलप हो रही होगी। बाकी देखते हैं ये मतलब ओरिजिन कहाँ से आता है। ये बेसिकली शाही दरबार जो हम पहले देखते थे, मतलब इस तरह का आपने कहीं ना कहीं टीवी में वीडियोस में देखा होगा। पुराने समय में जो राजा महाराजा के दरबार में दरबारी सेवक या अधिकारी राजाओं और रानियों के आसपास रहते थे, आगे पीछे घूमते थे। जैसे देख सकते हैं, ये दासियाँ हैं, है ना, ये आदमी हो गए, सेवक हो गए, और उनके आदेश के लिए तत्पर रहते थे। तो डांस अटेंडेंस का अर्थ हो गया, जैसे कि नाचने वाला हर मूवमेंट पर तुरंत प्रक्रिया करता है, वैसे ही दरबारी हर इशारे पर हाजिर रहते हैं। एकदम मतलब उनके ऑर्डर का वेट करते हैं। कुछ भी एकदम राजा कहेगा, तुरंत वे एकदम काम कर देंगे, जैसे कि कोई डांस कर रहा हो किसी के लिए, है ना। हर मूवमेंट पर जैसे कोई प्रतिक्रिया करता है, तो ऐसे ही जो सेवक होता है, दासियाँ होती हैं, वो किंग के जो सम्राट है उसके एक ही इशारे पर वो एकदम मतलब तुरंत प्रक्रिया देंगे, डांस करेंगे, है ना। किसी बड़े व्यक्ति को खुश करने के लिए हर समय उसकी सेवा में लगे रहना, इसको आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। डांस अटेंडेंस ऑन समवन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम हो जाएगा डांस टू समवन ट्यून। तो ये भी वही है, किसी की ट्यून पर नाचना, है ना। कहते हैं ना कि ये तो इसकी उंगलियों पर नाच रहा है, तो उंगलियों पर नाचना, या फिर किसी के कई संकेतों पर चलना, है ना। जैसे देख सकते हैं दूसरों के संकेत पर चलना, उंगली पर नाचना किसी की, तो वही हो जाएगा डू वाट अदर्स वांट यू टू डू। मतलब जो दूसरा चाहते हैं वही चीज़ आप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही हो जाएगा, दूसरों के संकेतों पर नाचना। पुराने ज़माने में नर्तक अक्सर संगीतकार की धुन पर नाचते थे। संगीतकार जैसा बजाते थे वैसा ही नृत्य उन्हें करना पड़ता था। तो धीरे धीरे इसका यूज़ होने लगा ईडियम के रूप में, ठीक है। तो डांस टू समवन ट्यून्स ये भी इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, पढ़कर भी आपको चीज़ें पता लग पा रही होंगी। नेक्स्ट है डे एंड नाइट। इजी हो जाएगा, दिन रात। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार बिना रुके मेहनत कर रहे हैं, तो दिन रात मेहनत करना इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा डेड हीट। डेड हीट का मतलब क्लोज कंटेस्ट दैट एंड इन ए टाई, मतलब कि बराबरी का मुकाबला होना। अब जो ये डेड हीट है, ये घुड़दौड़ से निकला है, जो हॉर्स राइडिंग होती है उससे निकला है। जब दो घोड़े बिल्कुल एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं और कोई भी विजेता तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसे डेड हीट कहते हैं। अब डेड का जो यहाँ पर मतलब मीनिंग हुआ है वो होता है मरा हुआ या फिर निष्क्रिय। और जो ये हीट है ना, ये जो हीट है, जैसे हमारी नॉर्मल रेस के राउंड होते हैं, ऐसे ही घुड़दौड़ में जो राउंड होते हैं उनको हीट कहते हैं। तो मरा हुआ या फिर निष्क्रिय, और राउंड या फिर परिणाम, है ना, जो एक दौड़ का एक चरण होता है, उस वो मतलब
निष्क्रिय है, उसमें कोई भी विनर नहीं निकला, तो आप उसको मरा हुआ डेड कह सकते हैं, है ना। जैसे डेड एंड कहते हैं ना, तो ऐसे ही डेड हीट से आप रिलेट करेंगे। हीट को बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो रेस के राउंड होते हैं हॉर्स राइडिंग के, उसको हीट कहते हैं। और बाकी डेड तो मतलब कुछ कोई परिणाम ना निकलना, तो कहीं ना कहीं बराबरी की जो रेस है, बराबरी का मुकाबला होना, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड इन ए टाई, मतलब टाई हो गई चीज़। इमेज भी देख सकते हैं, मतलब वैसे तो ये जो लाइन है ये ऐसी होनी चाहिए, तो मतलब ये टाई हो गई हैं चीज़ें, तो मतलब कोई भी इसमें विनर नहीं निकल पाया है। तो डेड हीट आपको ये समझ आ गया होगा। हीट आपको थोड़ा सा देखना है कि घुड़दौड़ में जो रेस का राउंड होता है उसको हीट कहते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड है, हॉर्स राइडिंग के, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम हो जाएगा डेड इन द वाटर। तो ये हो जाएगा नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और मेकिंग एनी प्रोग्रेस, सफल होने का कोई भी आसरा नहीं होना। अब डेड इन द वाटर ये तो बता ही रहा है कि कोई एक चीज़ है वो बीच पानी के ख़राब हो गई है, तो ये वही सेलिंग शिप से रिलेटेड है ना। जो हमारे समुद्री जहाज़ होते हैं, सेल, जिसमें सेल होते हैं, बेसिकली ये सेल होते हैं, है ना। अब जो जहाज़ केवल हवा के सहारे चलते थे, वे अगर हवा बिल्कुल न चले या जहाज़ का इंजन ख़राब हो जाए तो वे पानी में स्थिर हो जाते थे, यानी डेड इन द वाटर कहा जाता था। तो ना तो वो आगे बढ़ सकता था और ना किसी दिशा में मुड़ सकता था, ठीक है। बेसिकली ये इसमें जो हवा आती है उसी से ही ये मतलब दबाव पाकर ये आगे को बढ़ता है, और सारी की सारी चीज़ इसी पर डिपेंड रहती है। तो अगर हवा ही नहीं चलेगी तो ये मतलब डेड इन द वाटर हो जाएगा, ये कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो डेड इन द वाटर को आपको इस तरह से ही देखना है, ठीक है। डेड इन द वाटर मतलब ये कोई शिप है, ये पानी में डेड हो गया है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेड रिंगर। अब ये हो जाएगा एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, मतलब कि हूबहू दिखने वाला। ये भी हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है। अब जो ये रिंगर होता है ना, रिंगर, इसका ये भी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का एक वर्ड है। रिंगर का मतलब होता है जहाँ कोई तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा किसी साधारण घोड़े की जगह चोरी से दौड़ाया जाता है, उसको कहते हैं रिंगर, ताकि धोखा देकर रेस जीती जा सके। अब मान लो कोई मतलब कोई साधारण घोड़ा है, ठीक है, इसी के जैसा सेम रेप्लिका, कोई बिल्कुल इसका डुप्लीकेट, कोई एक फास्ट दौड़ने वाला घोड़ा हम इसमें एंटर करा देते हैं, तो वो मतलब आसानी से रेस जीत जाएगा, ठीक है। तो ऐसे घोड़े को रिंगर कहा जाता है। तो ये भी आपको एक वर्ड है, स्पेशल वर्ड है हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। डेड का शब्द का जो अर्थ है बिल्कुल सटीक या फिर पूरा पूरा एग्जैक्ट की सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है, और डेड रिंगर का जो मिलकर शब्द बना, इसका मीनिंग बना बिल्कुल हूबहू नकली घोड़ा, पूरी तरह से हूबहू नकल, रेप्लिका है बिल्कुल, जैसे ये देख सकते हैं ना, कॉपी है बिल्कुल। तो ऐसे ही हॉर्स राइडिंग में एक घोड़ा दौड़ाना जो कि मतलब धीरे दौड़ने वाले घोड़े के स्थान पर तेज़ी से दौड़ता हो, तो वो आपको आसानी से रेस जितवा देगा, ठीक है। तो डेड रिंगर आपको इसी तरह से देखना है, मतलब हॉर्स राइडिंग से ही रिलेट करना है। दो तीन ये वर्ड है, जैसे रिंगर आया अभी एक पुराने में भी, जैसे ये वाला था ना हीट, तो ये दो वर्ड आपको याद रखें, इडियम आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, इमेज देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें लंबे टाइम तक याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा इडियम डेड सेट अगेंस्ट। अब कुछ चीज़ अगेंस्ट हो रही है तो ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है, डिसअप्रूव, पूरी तरह से विरोध कर देना। तो डेड सेट अगेंस्ट आप थोड़ा सा पढ़कर भी सेंस लगा सकते हैं। बाकी ये स्टार्ट हुआ वही सभी अंग्रेजी से ही प्रचलन में आए हैं, खैर। तो डेड शब्द का मतलब यहाँ पर पूरी तरह से और बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट या फिर बेहद ज़्यादा की सेंस में यूज़ हुआ है। सेट अगेंस्ट तो हो ही जाएगा, किसी के खिलाफ होना, किसी के विरोध में होना, तो दोनों मिलकर बन जाएंगे पूरी मजबूती से किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। डेड सेट अगेंस्ट, वैसे यहाँ पर जो लिखा रहता है उसको मतलब माइंड मत करना, क्योंकि ये AI इमेजेस होती हैं, तो कभी कभी ये मतलब वर्ड में उसके लेटर में इशू कर देता है, ठीक है। तो मतलब जैसे ये दोनों विरोध में हो गए हैं, तो डेड सेट अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से विरोध में होना। इन दो वर्ड को आपको कीवर्ड बनाकर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है डेडलॉक। इजी है डेडलॉक, और इसका जो मीनिंग हो जाएगा स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी प्रोग्रेस है अब वो इम्पॉसिबल हो गई है, गतिरोध या फिर असमंजस की स्थिति में होना, कोई भी उसमें आगे प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ये है ना डेडलॉक, बेसिकली ये आपको पता होगा टग ऑफ वार एक रस्सा खींचने का एक गेम होता है। तो उसमें जैसे मान लो दोनों तरफ इक्वल वेट हो जाए और ये मतलब रस्सी यहाँ पर आकर बिल्कुल स्टिक हो जाए, बिल्कुल मतलब मूव ना करें यहाँ से, तो इसको हम डेडलॉक कह सकते हैं कि अब डेडलॉक हो गया, कोई भी इधर उधर मतलब रस्सी नहीं खींच पा रहा है एक्स्ट्रा फोर्स से,
ठीक है। तो डेडलॉक इसको कह सकते हैं हम। एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर दो या दो से अधिक पक्ष पार्टीज किसी चीज़ पर अटक जाते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसको गतिरोध अवरोध कहा जाता है डेडलॉक। डेडलॉक हो जाएगा चीज़ों का रुक जाना, जैसे ये देख सकते हैं बीच में रुक गए हैं, अब कोई भी प्रोग्रेस कहीं भी नहीं हो रही है, ना इस साइड ना इस साइड। ईजी हो जाएगा, एक बार पढ़ें तो आसानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीप पॉकेट्स। अब गहरी पॉकेट है ना, ये कह रहा है बहुत डीप मतलब गहरी आपकी जेब है। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी की जेब बहुत ज़्यादा गहरी है तो उसमें बहुत सारा पैसा भरा जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा पैसा भरा हुआ है ना। तो जेब गहरी का मतलब हो जाएगा धन से भरपूर, जैसे इसको देख सकते हैं, मतलब कितना सारा इसने पैसा अपने कोट में अपनी जेबों में भर रखा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पॉकेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा गहरी हैं। इस तरह से आपको रिलेट करना है कि डीप पॉकेट्स, जेब हैं किसी की बहुत ज़्यादा गहरी हैं तो उसमें बहुत सारा धन आ सकता है, तो ए लॉट ऑफ मनी इसका मीनिंग हो जाएगा बहुत सारा पैसा। नेक्स्ट देखते हैं डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। अब देखो पढ़कर पता लग रहा है कि डेस्परेट टाइम मतलब आपके विरुद्ध टाइम चल रहा है, कॉल फॉर डेस्परेट मेजर मतलब आपको जो आपका बुरा टाइम चल रहा है तो उस पर वहाँ पर आपको मतलब डेस्परेट मेजर ही लेने पड़ेंगे, मतलब कह सकते हैं कुछ अति भयंकर की सेंस में, या फिर कुछ मायूसी वाले निराशाजनक, या जो आप नहीं चाह रहे हैं आपको वैसे भी मतलब एक्शन लेने पड़ सकते हैं जब आपका समय बुरा होता है। ठीक है, कहते हैं ना जब समय, अब तो समय बुरा चल रहा है तो मतलब हर चीज़ बुरी होगी, अब मुझे मतलब मेरी तरफ से भी चीज़ें बुरी होंगी। तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्परेट यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डेस्परेट एक्शन, मतलब कठिन समय में कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक है, डेस्परेट यहाँ पर की जो सेंस बन रही है वो मतलब भयंकर, थोड़ा निगेटिव है ना, या फिर निराशाजनक परिणाम से आप रिलेट कर सकते हैं कि निराशाजनक अगर समय चल रहा है निराशा वाला तो आपको निराशाजनक ही एक्शन या फिर सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। चिकित्सा सिद्धांतों से ये जुड़ा हुआ है। उस समय डॉक्टर कहते थे कि जब बीमारी बहुत गंभीर हो तो उसका इलाज भी बहुत ज़्यादा कठोर या फिर असाधारण करना पड़ता है। धीरे धीरे यह विचार आम जीवन पर भी लागू होने लगा, यानी जब परिस्थितियाँ बहुत बुरी हों तो सामान्य नियमों से हटकर भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना रिस्क लेना पड़ेगा या फिर मुझे कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ये वही उसी सेंस में हो रही है बात। देखो जैसे कहीं इमरजेंसी आई है ना, समय ख़राब है इसका, मान लो पैर कट गया या कुछ भी होगा, बहुत तगड़ी इंजरी इसके पैर में हुई है, पैर कट वट गया है तो कहीं ना कहीं पैर काटने की नौबत आ रही है, तो डॉक्टर कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, मतलब जो थोड़ा सा नॉर्मल उससे एक्शन से हटकर होगा। तो समय ख़राब है ऑलरेडी, सभी भर्ती हैं, कहीं ये वार का सीन लग रहा है, आपको देखने से भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे यहाँ पर बेड पर पेशेंट पड़े हैं, तो समय ख़राब है ना, बाहर युद्ध चल रहा है। देखो जैसे ये भी देख सकते हैं फटा पुराना है, तो युद्ध का समय है और वहाँ पर एक पेशेंट ऐसा आया कि अब आपको इसको डॉक्टर को कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो पढ़कर भी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इडियम डाई ए डॉग्स डेथ। ठीक है, डाई ए डॉग्स डेथ का जैसे कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरना, तो ये वही है, ए डिसऑनरेबल और शेमफुल डेथ, कुत्ते की मौत मरना अपमानजनक, तिरस्कृत या शर्मनाक तरीके से मरना। जैसे देख सकते हैं कुत्ता कितने बुरी तरह से, मतलब खाने को उसके पास रोटी नहीं थी तो मतलब इजी हो जाएगा है ना, हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं तो कुत्ते की मौत मरेगा, तो वही है इंग्लिश में भी, तो कोई इसमें इशू नहीं होगा आपको। डाई हार्ड मतलब अनविलिंग टू चेंज, आप मतलब अपने जो आपका पक्ष है उस पर बिल्कुल रिजिड है। दृढ़ या फिर न झुकने वाला इसका मीनिंग हो जाएगा। और पेनिनसुलर की एक वॉर हुई थी, उस दौरान ब्रिटिश जो जनरल था विलियम है ना एरिक्सन ने अपने सैनिकों से कहा था डाई हार्ड, 57th रेजिमेंट डाई हार्ड। ठीक है, मतलब आखिरी दम तक लड़ो, जो ये 57वीं रेजिमेंट है तुम मतलब आखिरी सांस तक लड़ो, डाई हार्ड है ना। तो वाक्य प्रसिद्ध हो गया है वहीं से ही, और बाद में डाई हार्ड जो है ये यूज़ किया जाने लगा कि कोई मतलब अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे हिलना नहीं चाह रहा है, अपने पक्ष से नहीं हिलना चाह रहा है, या अपना जो आइडिया है उसके विचार हैं अपनी बात है उससे बिल्कुल भी हिलना नहीं चाह रहा है, उस पर अडिग हो गया है। ठीक है, तो जो मुश्किल से समाप्त होता है, ठीक है, जो मतलब अपनी एक चीज़ पर अड़ गया हो, तो डाई हार्ड देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मतलब मार काट के लिए बिल्कुल अड़ गया है और झुकने वाला नहीं है बिल्कुल, जैसे वो था पुष्पा, ठीक है, झुकेगा नहीं, तो उसी तरह से वो डाई हार्ड था, इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ईडियम है डाई इन हार्नेस। अब मीनिंग हो जाएगा डाइड वाइल वर्किंग, टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब अपना काम करते करते, जो आपकी सर्विस है आपका काम है,
सेवा में रहते हुए मर जाना। अब देखो ये जो हार्नेस वर्ड है ना, ये रिलेटेड है किससे? घोड़े की जो लगाम या फिर गाड़ी खींचने का उपकरण होता है, हार्नेस उसको कहते हैं। जैसे ये है ना, ये लग रहा है, इसको कहते हैं हार्नेस। हार्नेस का कार्य करते हुए मर जाना का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने काम के दौरान विशेषकर शारीरिक श्रम करते हुए मर जाता है, तो डाइड इन हार्नेस कहते हैं। जैसे ये घोड़ा लग रहा है, वैसे तो यहाँ पर बैल वगैरह होने चाहिए थे क्योंकि खेत की जुताई से रिलेटेड है, तो कोई नहीं, वहाँ उस पर भी ये बंधा होता है हार्नेस। तो अगर इस घोड़े की इस समय डेथ हो जाए तो इसको कहेंगे डाइड इन हार्नेस, मतलब कि ये अपना काम करते हुए, ये डेली ये काम करता था, ये करते हुए मर जाना। तो ये फिर हमारा मतलब ह्यूमन में भी आने लगा, तो डाइड इन हार्नेस का मतलब हो जाएगा अपना काम करते हुए मर जाना, सेवा में रहते हुए मर जाना, सेवा करते करते मर जाना, है ना। टू डाई वाइल इन सर्विस, डाइड वाइल वर्किंग, ठीक है। तो डाइड इन हार्नेस में आपको हार्नेस याद रखना है। हार्नेस होता है जो एक बैल हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, जो जानवर होते हैं उन पर एक इंस्ट्रूमेंट बांधा जाता है, पट्टी टाइप से बांधी जाती है ताकि वे किसी चीज़ को मतलब खींच सके, ठीक है। तो लगाम टाइप होती है, गाड़ी खींचने का उपकरण होता है, ये उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो हार्नेस वो बंधी हुई है और उसको बंधे बंधे ही मतलब अगर उस पशु की मौत हो जाती है तो डाइड इन हार्नेस कहते हैं, तो उससे ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिग अराउंड। इन्वेस्टिगेटिंग हो जाएगा, खोजबीन करना। अब ये जो है डिग अराउंड मतलब खुदाई, डिग क्या होता है? खुदाई करना, है ना। खोदने से जुड़ा हुआ है। जब कोई खुदाई करता है तो वह कुछ खोजना या फिर किसी चीज़ को बाहर लाना चाहता है, सीधी सी बात है। अगर आप डिग करेंगे कोई चीज़, मतलब ज़मीन में आप खुदाई करेंगे तो आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को बाहर लाना चाह रहे हैं। वैसे तो आप कह सकते हैं पौधा लगा रहे हैं हम, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई खुदाई कर रहा है तो वह कुछ खोजना चाह रहा है या फिर कोई चीज़ बाहर लाना चाह रहा है। कुल मिलाकर मिट्टी तो आप बाहर लाओगे ही, है ना। तो इसी तरह इस मुहावरे का उपयोग किया जाने लगा किसी जानकारी को खोजने में, किसी विषय पर गहरी जांच करने के संदर्भ में इसको यूज़ किया जाने लगा, मतलब कि खोजबीन करना। तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। इमेज भी आप देख सकते हैं, मतलब कि ये चीज़ें कुछ खुदाई कर रहा है ताकि कुछ चीज़ इसको मिल सके, है ना, सबूत कुछ ढूंढ रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा डिग अप डर्ट ऑन समवन। यहाँ पर भी है डिग अप और डर्ट आ रहा है, तो डिस्कवर डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन, किसी का भेद पता करना। डर्ट का मतलब हो जाता है खराब छवि से रिलेट कर सकते हैं, वैसे तो धूल होता है ना। तो डर्ट का जो मतलब है खराब छवि या फिर राज होता है, और डिगिंग का तो मतलब हो ही जाएगा मतलब किसी तथ्यों को ढूंढना, है ना। तो किसी के बारे में नकारात्मक जानकारी खोजना। तो डर्ट का यहाँ पर आपको जो सेंस है वो निगेटिव रूप में रिलेट करनी है, और डिग अप तो हो जाएगा मतलब कि वही चीज़, कोई चीज़ खुदाई करके ढूंढना, तो उसकी उसी ही सेंस में आपको रिलेट करना है। कोई किसी की निगेटिव इन्फॉर्मेशन को खोदना, मतलब खोद कर खोजना, है ना। तो इस तरह से ही आपको रिलेट करना है। यह मुहावरा गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए या फिर किसी गंदगी को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये मतलब कुछ खोजना चाह रहा है, यहाँ पर मतलब स्कल हैं काफ़ी सारे, तो मतलब कुछ निगेटिव चीज़ है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का पता कर रहा है ना। दृश्यम 3 बना रहा है ये, तो कुछ किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। डिग अप डर्ट ऑन समवन, ठीक है। तो मतलब कि किसी के लिए या किसी के ऊपर वो करना, कुछ चीज़ खोजने की कोशिश करना किसी के लिए, है ना। निगेटिव चीज़ इकट्ठा करनी चाह रहे हो आप, तो किसी का भेद पता करना इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम, डू ए गुड टर्न। पढ़कर ही पता लग रहा है आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं अपनी टर्न में, है ना। टू हेल्प समवन, रेंडर ए सर्विस, तो ये हो जाएगा किसी की सहायता करना। अब इसका जो सामान्य रूप से प्रचलित रूप था, वन गुड टर्न डिज़र्व अनदर, मतलब एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम का हकदार होता है, जो यह दर्शाता है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको भी मदद मिलनी चाहिए। आजकल यह मुहावरा रिलेट हुआ, किसी को कोई अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के रूप में इस्तेमाल होने लगा। तो डू ए गुड टर्न आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कोई एक गुड टर्न करना, मतलब डू मतलब करना, और गुड टर्न कुछ एक अच्छा काम करना से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, डू ए रोरिंग ट्रेड। अब रोरिंग आपको पता ही होगा, चिल्लाना, दहाड़ना, है ना। ट्रेड व्यापार हो जाएगा, मतलब कोई एक ऐसा व्यापार करना जो मतलब चिल्ला रहा हो पूरा, मतलब पॉजिटिव सेंस में हो, मतलब कहते हैं ना कि ऊंचाइयां छू रहा है, तो हाईली सक्सेसफुल हो जाएगा, अत्यधिक सफल हो जाना। तो रोरिंग का मतलब होता है गूंजना, शोर मचाना। व्यापार में इसे इस रूप में लिया गया कि जब कोई व्यापार बहुत अच्छा चलता है तो उसकी बिक्री इतनी अधिक होती है मानो वह शोर मचा रही हो, जैसे कोई तेज आवाज़ कर रही हो, ठीक है। डू ए रोरिंग ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ पर जो सामान बिक रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब आतंक मचा रहा है, कहने का मतलब उसकी जो सक्सेसफुल होने का रेट है ना, वो शोर मचा रहा है, सबके कानों में पड़ रहा है ना।
तो ईजी हो जाएगा, हाईली सक्सेसफुल, अत्यधिक सफल होना। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं डू अवे विद, फ्रेजल वर्ब है टू एबोलिश, समाप्त करना, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पेपर में आई हुई भी है। सारी फ्रेजल वर्ब देखो इडियम में नहीं आती, कुछ एक ही होती हैं जो इडियम में आती हैं, है ना। तो फ्रेजल वर्ब वैसे तो आपको क्लोज टेस्ट और रीडिंग कम्प्रिहेंशन में मिल जाएगी, लेकिन इडियम में कुछ ही मिलेंगी। तो उसमें से एक फेमस हमारी ये है, मतलब डू अवे विद, तो ये हो जाएगा टू एबोलिश। डू अवे विद के प्रयोग, इसका जो पहला प्रयोग था वो डू अवे का मतलब था बाहर फेंकना या फिर नष्ट करना। इसका मतलब यह था कि किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना, डू अवे, उसे समाप्त कर देना। समय के साथ यह मुहावरा सामान्य रूप से किसी वस्तु या स्थिति को खत्म करने या समाप्त करने के लिए प्रयोग में आने लगा, डू अवे विद, ठीक है। टू एबोलिश करना, थोड़ा सा ये आप याद कर सकते हैं। बाकी ट्रिक ऐसा इसमें कुछ नहीं है, अभी जब फ्रेजल वर्ब करेंगे तब इसको टैकल करेंगे, याद होता है ठीक है, वरना माइंड पर जोर ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। बाकी डू के तो ऐसे काफ़ी सारे बन जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप बिल्कुल भी चल जाएंगे। केवल इसको फिलहाल के लिए याद रख लें, डू अवे विद का मतलब होता है टू एबोलिश। बाकी देखेंगे, इसको आगे टैकल करेंगे जब फ्रेजल वर्ब करेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है डू और डाई, करो या मरो, इजी हो जाएगा। टू मेक ए फाइनल एफर्ट, करो या मरो, ठीक है। कोई एक ऐसी स्थिति में हो जाना कि या तो करो अपने पूरा जोर लगाकर, या फिर मर जाओ, कुछ भी करके करना, नहीं तो नतीजा बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। या फिर ज़िंदगी और मौत की स्थिति में कोई एक विकल्प चुनना, ईजी हो जाएगा, कोई इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डॉज ए बुलेट। अब डॉज, ठीक है, डॉज कार, ये किसने देखी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये एक अपने टाइम पर इतनी फेमस कार थी, बचपन में हमने बहुत, ये मतलब मूवीज़ में भी, फास्ट एंड फ्यूरियस में भी, मतलब डॉज शायद चैलेंजर थी ये, ठीक है। तो किसने बचपन में ये चीज़ देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसका इससे इडियम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ डॉज कार है तो आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि डॉज एक कार होती है, मतलब कार कंपनी है शायद, है ना। तो डॉज ए बुलेट, ये हो जाएगा टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, किसी खतरनाक या कठिन स्थिति से बचना, बाल बाल बचना। अब डॉज का जो अर्थ होता है किसी चीज़ से जल्दी या फिर चालाकी से बचना, तो वो ही इसका गाड़ी की कंपनी का नाम जो भी है, तो उसका भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ से जल्दी और चालाकी से बच जाना। बुलेट तो आपको पता ही होगा, गोली, जो आमतौर पर किसी गंभीर खतरे या हानि को दर्शाती है, जैसे ही कोई व्यक्ति युद्ध या किसी खतरनाक स्थिति में गोली से बचकर निकल जाए। तो डॉज ए बुलेट, डॉज का मतलब मैंने आपको बता दिया, बच निकलना चालाकी से या जल्दी में। ए बुलेट मतलब कि कोई जो व्यक्ति है, मान लो ये लड़का है, गोली से, मान लो ये गोली चली, तो ये डॉज ए बुलेट मतलब कि बुलेट से चालाकी से बचकर निकल गया, तो किसी खतरनाक या फिर कठिन स्थिति से बचकर निकल जाना, बाल बाल बच जाना। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। डॉज अगर आपको कार के बारे में पता है तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ये कार थी, मतलब ये चालाकी से बहुत तेज़ी से इधर उधर से, मतलब मुश्किल ट्रैफिक से आसानी से निकल जाती थी, बहुत तेज़ भागती थी, इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। डॉज ए बुलेट हो जाएगा मतलब कि चालाकी से, बुलेट से बच निकलना मतलब कि किसी खतरे या फिर कठिन स्थिति से बच निकलना। नेक्स्ट इडियम है हमारा डॉग ईट डॉग। अब इसका मतलब हो जाएगा कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, रूथलेसली कम्पिटिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब कुत्तों की प्रकृति से था, मतलब कि जैसे कुत्तों के बीच लड़ाई और संघर्ष काफ़ी आम हो जाते हैं ना, वे कभी कभी अपनी भूख या फिर क्षेत्रीय संघर्ष के, जैसे ये मेरा एरिया है, ये सामने वाले का एरिया है, तो इस तरह से कुत्ते मतलब लड़ते बहुत हैं, है ना। तो क्षेत्रीय संघर्ष के कारण एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कुत्तों के बीच एक अत्यधिक हिस्सा को दर्शाता है। तो कड़ी स्पर्धा हो जाएगा डॉग ईट डॉग, मतलब एक डॉग जो है वो दूसरे को खा सकता है, उसको मतलब काट सकता है, काटने की सेंस में आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब कि रूथलेसली कम्पिटिटिव। अब जो ये रूथलेस है, ये अगर आपको पता हो, ये हमने करा रखा है, इसमें रथ को रिलेट किया था, और लेस मतलब बिना रथ के बाहुबली निर्दय हो जाता था, मतलब कि बिना रथ के भी बाहुबली निर्दयी हो जाता था। तो निर्दयी इसका मीनिंग था, मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी उसमें उस वक्त, अगर आपको पता हो, पुरानी चीज़ें पढ़ी हो तो, मतलब निर्दयी और कंपटीशन होना, मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, इसका मीनिंग हो जाएगा डॉग ईट डॉग। एक कुत्ता दूसरे को काट रहा है, मतलब कि उनके बीच में कड़ी स्पर्धा हो रही है, मतलब कि दो एरिया के कुत्ते हैं, एक दूसरे को काटना चाह रहे हैं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉग इन मैंजर। अब जो ये मैंजर होता है ना, वैसे तो चलो इसका मीनिंग हो जाता है सेल्फिश, लेकिन जो ये मैंजर है ये आपको देखना है, ये होता है नांद अगर आपको नहीं पता है तो, जैसे गाय भैंस होती है ना, उनका खाने का वो घास वगैरह होती है, वो जो रखा जाता है वो नांद में रखा जाता है, ठीक है।
यह जो एक ये वाला मुहावरा है, ये प्रसिद्ध कहानी से आया है। कहानी में एक कुत्ता एक चारागाह में पड़ा होता है, ठीक है, और वह किसी अन्य जानवर जैसे कि गाय या फिर घोड़ा को उस चारागाह में जाने और चारा खाने से रोकता है। जैसे ये देख सकते हैं, उस पर चढ़कर बैठ गया, जबकि कुत्ता खुद उस चारे को नहीं खाता, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को मतलब गाय और घोड़े को उनको रोकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वह कुत्ता खुद कुछ उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों को भी करने नहीं दे रहा है। मतलब कि खुद तो उसको यूज़ करना नहीं है और दूसरों को भी उसका लाभ उठाने से रोकना है, यानी कि वह स्वार्थी है। तो कहीं ना कहीं सेल्फिश इसका मीनिंग बन जाता है। डॉग इन ए मैंजर मतलब कि वो नांद के ऊपर, जो खाने की जिसमें भूसा या फिर घास फूस रखी रहती है गायें और घोड़ों को, भैंस को खाने के लिए, उस नांद पर चढ़कर बैठ जाता है और ना खुद खाता है ना उनको खाने देता है। तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थी है, ठीक है, सेल्फिश है वो। इस तरह से आपको मतलब याद करना है। डॉग इन मैंजर, ये मैंजर आपको पता होना चाहिए, नांद होती है जिसमें गाय का चारा वगैरह रखा रहता है, पशुओं का चारा रखा रहता है। उस पर कुत्ता चढ़कर बैठ गया और कुत्ता बाबूजी बना बैठा है ऊपर, मतलब किसी को भी जेलसी में मतलब खाने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो स्वार्थी इसका मीनिंग इस तरह से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। बेहद फेमस एक ये लाइन है। मतलब किसी भी बुक को आपको उसका फ्रंट पेज या उसका कवर देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कोई आपके सामने बंदा है, वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस। मतलब किसी व्यक्ति को बाहर से देखकर आप उसको, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कितना ज्ञानी है, कितना उसके अंदर दिमाग है, पागल है, कुछ भी है, आप उसको जज नहीं कर सकते। केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगता। तो इजी हो जाएगा, पढ़ सकते हैं आप, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा डू फॉर या फिर डन फॉर। ये हो जाएगा रुइन मतलब कि तबाह करना। ये भी फ्रेजल वर्ब है। डन का अर्थ होता है पूरा होना, समाप्त होना, और फॉर का मतलब किसी कारण से, है ना, किसी के लिए या फिर किसी कारण से। तो डू फॉर या फिर डन फॉर का मतलब हो जाएगा किसी व्यक्ति या चीज़ के समाप्त या फिर नष्ट हो जाने के संदर्भ में इसको यूज़ किया जाता है। मतलब कि कोई चीज़ किसी कारण से खराब हो गई है, तबाह हो गई है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे, नहीं होता है स्किप कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब में इसको टैकल करेंगे। डू वाले काफ़ी सारे वर्ड देखने को आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, इडियम है डंकीज ईयर। मतलब कि वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। डंकीज ईयर मतलब कि गधों के साल, है ना। किसके साल? गधों वाले। अब इसका जो मीनिंग आया है ना कि लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, ये आया है गधे के वजह से ही। अब गधे को एक धीमी और लगातार काम करने वाला जानवर माना जाता है, जो कि लंबे समय तक बिना थके काम करता है। तो उसी से ही इसका मीनिंग निकाल लिया गया। उस समय लोग यह मानते थे कि गधा बहुत सालों तक काम करता रहता है बिना जल्दी थके, है ना, या बिना किसी जल्दी के। इसलिए डंकीज ईयर का मतलब होने लगा लंबे समय तक कोई चीज़ का काम करना या फिर कोई चीज़ लंबे समय तक चलना। तो उस तरह से इसका मीनिंग आया है। डंकीज ईयर को आपको इसी तरह से रिलेट करना है कि डंकी है तो आराम से धीरे धीरे करेगा किसी काम को, है ना, करता ही रहेगा, तो बहुत ही लंबे समय तक करता रहेगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो कहने का मतलब हो जाता है डोंट काउंट योर चिकन, मतलब कि चूज़ों को गिनना नहीं चाहिए बिफोर दे हैच, जब तक वे निकले ही ना हो, सफलता मिलने से पहले योजना बनाना, ठीक है। मतलब डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड। मतलब कि जो चीज़ हुई नहीं है उसी से पहले आप उन चीज़ों के बारे में प्लान बना रहे हैं। सफलता मिलने से पहले ही जश्न नहीं मनाना चाहिए। देखते हैं इसका मतलब कैसे कैसे ये निकला है। अंडों से चूजे निकलने से पहले ही उनकी गिनती मत करो। यानी कि द मिल्कमेड एंड हर पेल नाम की ये कहानी थी। उसमें एक दूध वाली अपने सिर पर दूध का मटका रखकर बाजार जा रही होती है। वह सोचने लगती है कि इस दूध को बेचकर पैसे कमाएगी और जो पैसे मिलेंगे उनसे मुर्गियाँ खरीदेगी, मुर्गियाँ अंडे देगी और उनसे चूजे निकलेंगे। फिर वह मतलब और उनसे कमाई करेगी। तो जैसे ही वह यह सपने देख रही होती है, वह फिसल कर गिर जाती है और मटका गिरकर टूट जाता है। उसके सारे सपने टूट जाते हैं। और कहानी का संदेश भी यही है कि भविष्य की योजनाओं पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वे निश्चित न हों, ठीक है। जब तक कोई चीज़ आपकी मतलब कंफर्म ना हो तब तक कोई भी आपको प्लान मतलब नहीं बनाना चाहिए, इतने लंबे प्लान नहीं बनाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपको एक बार ही पढ़कर ये समझ में आ गई होगी, तो आप इस इडियम को आसानी से टैकल कर लेंगे, आई होप, ठीक है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि आपके पास जितने भी अंडे हैं उनको एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। तो ये मतलब इडियम यही बता रहा है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास जितना मतलब संसाधन कह सकते हैं, आपके पास कोई चीज़ खर्च करने के लिए है, कुछ भी है, कोई प्रीशियस चीज़ है, वैल्यूएबल चीज़ है, उसको मतलब एक जगह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो ख़राब हो गई, टूट फूट गई, चोरी हो गई, तो वो मतलब आपकी सब चीज़ दांव पर लगेगी।
कहते हैं ना, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो उसको एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक जगह नहीं रखना चाहिए। तो उसी सेंस में हम इस इडियम को देखेंगे। डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस, मतलब सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहिए। इस मुहावरे का मतलब यह है कि अपनी सारी उम्मीदें या संसाधन एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह एक चीज़ असफल हुई तो आपका सब कुछ खो सकता है। इसी तरह से इसका मीनिंग आपको आसानी से पता लग गया होगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज। अब देखो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, मतलब बी डिटेल एंड एग्जैक्ट, पे अटेंशन इन माइन्यूट डिटेल ऑफ ए टास्क। विस्तृत और सटीक जानकारी होना। ये क्या कह रहा है? डॉट वंस आइज मतलब कि जितने भी आई होते हैं उन पर डॉट लगा दो, जितने भी टी होते हैं उन पर क्रॉस लगा दो, ये क्रॉस हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है कि मतलब जो छोटी छोटी जानकारी होती है ना, माइन्यूट डिटेल्स, उनका ध्यान आपको होना चाहिए। देखते हैं, मतलब जैसे पुराने ज़माने में हाथ से लिखते थे और लेखन में आई और टी जैसे अक्षरों को ठीक से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, क्योंकि आई और टी है ना, ये एक जैसे से होते हैं और उनको पहचानने के लिए आई के ऊपर तो डॉट लगाना पड़ता है, टी को पहचानने के लिए एक क्षैतिज रेखा जो कि ये वाली होती है, इसको बनाना पड़ता है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान में ना रखी जाए तो इनका बिल्कुल अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, मतलब ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देंगे। इसलिए इसने यह रूप लिया, जो व्यक्ति आई को डॉट करता है, टी को क्रॉस करता है, वह बेहद परिश्रमी सावधानीपूर्वक करता है, पूर्ण रूप से कार्य को करता है, माइन्यूट डिटेल में करता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर करता है, सटीक रूप से करता है। तो आप कुछ भी आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। डॉट वन आइज मतलब कि डॉट लगाना आई पर, टी पर लगाना क्रॉस, तो कुल मिलाकर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, माइन्यूट डिटेल का ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम हो जाता है डाउन एंड आउट, तो ये हो जाएगा विदाउट, ये है मनी, ठीक है, विदाउट मनी। डाउन एंड आउट विदाउट मनी, गरीब और बेघर होना, दीनहीन व्यक्ति का होना। बॉक्सिंग की दुनिया से ये आया है, और जैसे मुक्केबाज होता है बॉक्सर, डाउन हो जाता है मतलब कि ज़मीन पर गिर जाता है, मतलब हार कर बैठ जाता है, और आउट हो जाता है मतलब कि उठ नहीं पाता और मुकाबले से बाहर हो जाता है। तो कुल मिलाकर वो हार गया है ना, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। वो मतलब देखो, एक रिंग में या कोई भी बैटल फील्ड होता है, कोई भी हमारा गेम्स का फील्ड होता है, युद्ध क्षेत्र हो जाएगा, और ये बॉक्सिंग की रिंग हो जाएगी, एरेना बोलते हैं शायद, है ना। तो इसमें हमारा एक ही फोकस रहता है कि सामने वाले को हराना, है ना। आपकी पूरी दुनिया उस टाइम वही रहती है, अगर आप खेल रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कि आपको ओपोनेंट को हराना है, जीतना है आपको उसके अगेंस्ट। तो वहाँ पर ही आप गिर पड़े, हार गए, तो आपके पास तो बचा ही कुछ नहीं। उस चीज़ को आपको देखना है ना, उस सिनेरियो को आप बनाएं अपने दिमाग में। तो उस समय आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो कहा जाता है कि वह डाउन एंड आउट है, उसके पास कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे इसका यूज़ किया जाने लगा लोगों के ऊपर, मतलब हम तुम जो आदमी होते हैं उनके ऊपर बनने लगा। तो जो आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके होते हैं, या जिनका जीवन बिल्कुल निराशाजनक हो जाता है, जो गरीब बेघर दीनहीन व्यक्ति, जिनके पास करने को कुछ नहीं है, निराशाजनक उनकी लाइफ हो चुकी है, तो डाउन एंड आउट उसमें यूज़ होने लगा। विदाउट मनी, बेघर होना, दिनहीन होना, आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। सेंस समझनी है, सेंस आप समझ गए होंगे। डाउन एंड आउट हो गया है, वो बॉक्सिंग में हार चुका है, उसके पास करने को कुछ नहीं है, अब वो बिल्कुल मतलब विदाउट मनी का हो गया है, पैसे भी हार गया है। इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा डाउन इन द डंप्स, मतलब कि सैड एंड डिप्रेस्ड, मतलब कि उदास और हताश होना। अब वैसे तो डंपिंग यार्ड होता है, डंप कूड़े के उसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर डंप्स का जो अर्थ है बेचैनी और खिन्नता, ठीक है, उदासीनता होता है ना, उससे आप रिलेट कर सकते हैं डंप्स को, उदासीनता। वैसे तो ये कूड़े की जगह आपने नॉर्मली सुना होगा, लेकिन आपको बेचैनी उदासीनता से रिलेट करना है। पहले के समय में डंप्स का मतलब एक तरह का मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक संकट होता था। उदासीनता, आप टेंशन में हैं, निराश हैं आप। डाउन शब्द का मतलब नीचे गिर जाना या फिर हताश होना से रिलेट कर सकते हैं। अब जब दोनों को मिलाया तो इसका अर्थ बना मन का नीचे गिर जाना, ठीक है, आपका जो फीलिंग्स थी उनका नीचे गिर जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा आप उदास हो चुके हैं, निराश हो गए हैं, तो इसका मतलब भी वही है, सैड एंड डिप्रेस्ड, मतलब कि उदास और हताश हो जाना, ठीक है। डंप्स मैंने आपको क्या बताया, उदासीनता, और डाउन मतलब कि नीचे गिर जाना। आपकी जो उदासीनता है, आपकी जो फीलिंग है ना, आपको बेचैनी हो रही है, वो मतलब अब डाउन हो गई हैं सब चीज़ें, मतलब नीचे गिर रही हैं, मन आपका, फीलिंग आपकी नीचे गिर रही है, तो मतलब कि आप उदास हैं, निराश हो गए हैं। नेक्स्ट इडियम है डाउन इन द माउथ, मतलब कि टू बी डिप्रेस्ड, उदास होना।
अब देखते हैं, जब कोई व्यक्ति दुखी या निराश होता है तो उसके मुंह के कोने नीचे की ओर झुक जाते हैं। जब कोई उदास होता है ना, जैसे ये चीज़, ठीक है। तो डाउन इन द माउथ, इसके माउथ जो है वो डाउन हो गए हैं, इसको डाउन कह सकते हैं, इसको अप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं डाउन हो गए हैं इसके माउथ, तो यहीं से ये निकला है मतलब कि आप उदास हो गए हैं, जिससे उसकी उदासी जाहिर होती है। इसलिए डाउन इन द माउथ का शाब्दिक अर्थ हुआ मुंह के कोने का नीचे गिर जाना। भावनात्मक रूप से निराश और उदास होने का प्रतीक बन गया, इजी हो जाएगा अगर आपने एक बार समझ लिया तो। डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन मतलब हो जाएगा वेस्टेड हो जाएगा, और लॉस्ट मतलब कि बर्बाद हो जाना या फिर खो जाना, ठीक है। अब ये जो मुहावरा है 19वीं शताब्दी में हुआ है, इस तो छोड़ो आप। बाकी जैसे घर होते हैं और शहर में गंदे पानी या फिर फालतू चीज़ों को बहाने के लिए नालियाँ होती है ना, ड्रेन्स का इस्तेमाल होता है। तो डाउन इन द ड्रेन, जब कोई चीज़ डाउन इन द ड्रेन या फिर डाउन द ड्रेन चली जाती है तो वह नाली में बहकर पूरी तरह से गायब हो जाती है। जैसे पानी जो बह जाता है और वापस नहीं आता, मतलब बर्बाद हो जाता है, खो जाता है, उसी सेंस में इसको याद करेंगे कि आप ड्रेन में चले गए हैं, डाउन मतलब बह गए हैं। इस मुहावरे का उपयोग उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाने लगा जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिसमें किया गया प्रयास व्यर्थ चला जाता है, ठीक है। तो जो आपने प्रयास किया है, आपने जो काम किया है वो ड्रेन में बह गया, व्यर्थ बह गया, बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, मतलब कि वो ड्रेन में डाउन हो गया, गिर गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा डाउन द ट्यूब्स। तो फेलिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से असफल हो जाना। अब देखो डाउन द ट्यूब्स, ये जो ट्यूब्स है ना, वैक्यूम ट्यूब चलती थी। ये जो ट्यूब है ना, आपको पता हो वे शटर वाले टीवी चलते थे, पता ही नहीं आपको पता भी होगा या नहीं, ऐसे कुछ ऐसे टीवी थे वे, ठीक है। ये इनका शटर ऐसे खुलता था, ऐसे खुलता था। तो इसमें ना वैक्यूम ट्यूब लगती थी, रेडियो भी आती थी उस टाइम, मतलब ठीक है। तो उन रेडियो में भी मतलब वैक्यूम ट्यूब लगती थी, इस तरह की रेडियो वैक्यूम ट्यूब लगती थी। एक तो बल्कि एक बार मुझे याद है, वैसे तो मैं इधर उधर की बात डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये बताता हूँ। इनमें एक टीवी में उस टाइम एक चीज़ चली थी कि इसमें रेड मरकरी होता है, और मतलब लाखों रुपए का बिक रहा है वो, तो इसमें रेड मरकरी होता है। कुछ ऐसी एक अफवाह उड़ी थी, अगर आपको किसी को पता हो, ठीक है। तो वो इस टीवी में ही मिलती थी, इन रेडियो में मिलती थी वो रेड मरकरी, और वो बेसिकली इसी चीज़ में होती थी जो ये ट्यूब होती थी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो देखते हैं मतलब टेलीविज़न और रेडियो तकनीक आने के बाद जो ट्यूब्स हैं, वैक्यूम ट्यूब हैं, उनका यूज़ इसमें होने लगा था, जो एक समय में तकनीकी उपकरणों का अहम हिस्सा थे। जब कुछ ख़राब या फेल हो जाता था तभी यह मुहावरा इस्तेमाल होने लगा कि डाउन द ट्यूब्स, मतलब इसकी ट्यूब ख़राब हो गई है, मतलब ये तो पूरी तरह से बेकार हो गया, नष्ट हो गया, असफल हो गया। टीवी की बात हो रही है बेसिकली, टीवी या रेडियो कुछ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ट्यूब्स थी वो डाउन हो गई है। डाउन कह सकते हैं, फेल्ड हो कह सकते हैं, ख़राब कह सकते हैं, ठीक है। टूट कह सकते हैं, टूट गई, मतलब डाउन द ट्यूब मतलब इसकी ट्यूब डाउन हो गई, ख़राब हो गई पूरी तरह से, अब ये बेकार हो गया, असफल हो गया। बस तभी से ये ईडियम बन गया, तो अब हमें झेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट ईडियम है डाउन टू अर्थ, ईजी है। कहते हैं ना, ये तो मतलब धरती से जुड़ा हुआ आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। वेरी रियलिस्टिक हो जाएगा, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, डायरेक्ट, ईजी हो जाएगा, देख सकते हैं आप, जिसमें मतलब कि कोई बनावट नहीं होती, कुछ मतलब वो मतलब धरती से जुड़ा हुआ आदमी आप समझ सकते हैं, मतलब हर चीज़ बहुत बेसिक रखता हो, अपना रहन सहन, खान पीन, चाल चलन, सब चीज़। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रैकोनियन लॉ, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, मतलब कि बेहद कठोर कानून। अब जो ये है ना ड्रैको, ये ड्रैको होता था एथेंस का निवासी और कानून निर्माता था उस समय का। मान लो ये बैठा है कुर्सी पर, इसको ड्रैको कह सकते हैं, कानून निर्माता था, ठीक है, जिसने सबसे पहले लिखित कानून बनाए थे। इन कानूनों को इतना कठोर, इतना क्रूर माना गया कि ये छोटी छोटी गलतियों के लिए सीधा मृत्युदंड, है ना, डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। थोड़ी सी चोरी में किसी ने चोरी करी, किसी के 100 रुपये निकाल लिए, वो मतलब डेथ पेनल्टी। इतने खतरनाक इसने ड्रैको ने कानून बनाए थे। तो ड्रैकोनियन लॉ उसी ड्रैको के नाम से आया है, जो अत्यंत कठोर और अमानवीय कानून और नियमों के लिए यूज़ करता था, है ना, जो जिसने ये बनाए थे। तो ड्रैकोनियन लॉ हो जाएगा एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ड्रैको को याद करना है, इसको याद रखें, इसका चेहरा, ठीक है, ये आपको आसानी से याद आ जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रैग वंस फीट। ड्रैग होता है घसीटना, आप अपना मतलब चले जा रहे हैं अपना पैर घसीटते हुए आराम से, तो बी रिलक्टेंट टू एक्ट और डू समथिंग डेलिबरेटली एट ए स्लो पेस, मतलब कि टाल मटोल करना, आप आराम से घसीटते हुए काम को लेकर जा रहे हैं। रिलक्टेंट वर्ड आ रहा है, मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, मतलब कि मतलब दोबारा, लक्की को रिलेट कर रखा है और टेंट को रिलेट कर रखा है, मतलब कि दोबारा लक्की टेंट में जाने का अनिच्छुक है, उसको अब इच्छा नहीं हो रही है, मतलब लक्की को टेंट में दोबारा जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये हमने ट्रिक से आपको याद करा रखा है, आपको पता होगा अगर आपने पुरानी सीरीज़ करी है तो, ठीक है।
तो ड्रैग वंस फीट, अपना मतलब देखो अंकल को देखो, अंकल अपना मतलब अर्जेंट फाइल ले रहा है, कुछ अर्जेंट लेटर ले रहा है, अब आराम से जा रहा है, आराम से मतलब पैर घसीटता हुआ, तो मतलब आराम से जा रहा है, ये तो कहने का मतलब है टाल मटोल कर रहा है चीज़ों को जानबूझकर, है ना, उनको डिले कर रहा है। शारीरिक क्रिया से जुड़ा है, जब कोई व्यक्ति बहुत धीरे चलता है आलस्यवश, पैर घसीटता है, तो बाद में इसका रूपांतरण एक मेटाफर के रूप में हुआ, मतलब कि काम में ढिलाई करना, देरी करना, इसका मीनिंग हो गया। तो इस तरह से ही आपको रिलेट कर लेना है, इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। ड्रॉ ए ब्लैंक, कोई चीज़ आप ब्लैंक ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी आपको कहा कि मतलब पेंटिंग बनानी है, किसी का फोटो बनाना है, लिखना है, आप मतलब ब्लैंक छोड़ कर आ गए, तो कहीं ना कहीं आप खाली हाथ लौट आए, असफल हो गए। टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, ईजी हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी देखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी देखते हैं, लॉटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें लोगों के नाम स्लिप्स पर लिखकर लिखे जाते थे और बर्तन में डाल दिए जाते थे, बॉक्स में डाल दिए जाते थे, बारी बारी से उन स्लिप्स को निकाला जाता था, जिसके नाम निकलते वो जीत जाता था इनाम, और जिसकी नहीं निकली, खाली होती थी, मतलब उसको कुछ नहीं मिलता था, असफल हो गया, खाली हाथ उसको लौटना पड़ता था। उसी से रिलेटेड है लॉटरी सिस्टम से। इमेज से भी आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रॉ ए लाइन। अब रामायण के बारे में आपको सभी को पता होगा, लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बनाई थी, है ना, सीता माता के लिए, उसी से रिलेट कर सकते हैं आप। ड्रॉ ए लाइन, कुछ मतलब सीमा निर्धारित कर देना। टू फिक्स ए लिमिट, एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर टू स्टॉप बिफोर ए पॉइंट वेयर समथिंग ओके गेट्स नॉट ओके, मतलब कि सीमा निर्धारित कर देना, मतलब कि कुछ ओके मतलब कुछ होने से पहले ही चीज़ों को मतलब सेट कर देना कि भाई हमने ये सीमा निर्धारित कर दी और ये एक लिमिट है। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, किसी चीज़ की सीमा निर्धारित करना इजी है। वैसे बता देता हूँ फिर भी, रामायण में लक्ष्मण जी ने सीता माता की रक्षा करने के लिए चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। इस रेखा का उल्लंघन न करना एक सीमा का प्रतीक बन गया, तभी से रेखा खींचना का अर्थ है कि किसी स्पष्ट सीमा या नियम को तय कर देना जिसको लांघा ना जा सके। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इडियम के कई सारे ओरिजिन हो सकते हैं, कई सारी हिस्ट्री हो सकती है, तो हम अडोप्ट करेंगे, वही यूज़ करेंगे जो हमारे लिए सूटेबल हो। कहने का मतलब ये है, ड्रॉ ए लाइन का अगर आपको कहीं और कुछ भी मिलता है, ठीक है, तो मिल सकता है बिल्कुल, लेकिन मतलब जो नॉर्मल यूज़ होता है, बेसिक होता है, जो हमें ऑलरेडी पता हो, तो हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये ड्रॉ ए लाइन मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, तो हमने ये यूज़ किया है। बाकी हमें मेन चीज़, आपको जैसे मैं कहता भी हूँ ना, मेन चीज़ नहीं भूलनी है, वो है हमारा ईडियम याद होना। आपको कुछ मतलब ग्रंथ नहीं लिखने हैं, आपको बुक नहीं छापनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है वो कैब में, आपको केवल ईडियम याद रखने हैं, जिससे आपका काम ऑलरेडी बन जाए, ठीक है। तो इतना सही है, तो मेरे हिसाब से ईडियम याद हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट ईडियम है ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, बी द फर्स्ट टू गेन एन एडवांटेज और स्कोर अगेंस्ट एन ओपोनेंट, पहले फ़ायदा उठाना। देखो आप मान लो लड़ रहे हैं, अब लड़ रहे हैं, कुछ मुक्केबाजी ही समझ लो, वैसे तो कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। लड़ रहे हैं आप, जिसका पहले खून निकलेगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा घबरा जाएगा, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में जाएगा, और जो जिसने निकाला है खून सामने वाले का, वो उसके अंदर एक मेंटली एक चीज़ आएगी कि मैंने इसको नुकसान पहुंचा दिया पहली बारी में ही। दर्शक भी जो देख रहे हैं, जो आसपास देख रहे हैं, वे भी सोचेंगे कि भाई इसने तो मार दिया, इसने तो मतलब इसको मतलब नुकसान पहुंचा दिया, तो वो कहीं ना कहीं लीड में रहेगा। देखते हैं, जैसे इसकी जड़ें जो है लड़ाइयाँ होती हैं, शत्रुता में यूज़ होती हैं। जब दो योद्धा सेनाएं भिड़ती हैं, तो जो पहला रक्त, फर्स्ट ब्लड जिसका गिरता है, एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसका मतलब होता है लड़ाई में पहला खून गिर गया है, जो बताता है कि कौन सा पक्ष या फिर योद्धा पहले हमला करने में सफल रहा है। तो वही है जो जिसका खून निकाल देगा, सामने वाले का खून निकाल देगा, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसको हम थोड़ा सा लीड में मानेंगे कि हाँ ये सफल रहा है उसको चोट पहुंचाने में। तो ड्रॉ फर्स्ट ब्लड का मतलब होता है पहले आपने फ़ायदा उठा लिया है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ड्रेस टू किल। अब ये तो भैया देखो पढ़कर ही पता लग रहा है, किसी का ड्रेसिंग इतनी खतरनाक है कि वो कातिलाना है, जैसे कहते हैं ना कि ये तो कातिलाना लग रही है, तो वही है। मतलब ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब कि आकर्षक कपड़े पहनना। देखो ये मैंने वैसे नहीं उठाया है, ये सीधा एआई ने जनरेट किया है, तो ये जिसकी भी शक्ल है मुझे नहीं पता किसकी है, ड्रेस है बढ़िया है। तो ड्रेस टू किल कह सकते हैं कि इसने इतने कपड़े पहनने हैं, मतलब कातिलाना हो रही है। तो मतलब ड्रेस टू किल का मतलब हुआ कि कोई इतना शानदार, सुंदर, प्रभावशाली ढंग से कपड़े पहने कि मानो वह देखने वाले को मार दे, कोई देख रहा है मतलब मर जाए, ठीक है।
यानी कि उसका ध्यान अपनी ओर खींच ले। यहाँ पर किल का अर्थ शाब्दिक नहीं है, लिटरल नहीं है, बल्कि एक फिगरेटिव मतलब रूपक के रूप में, मेटाफर के रूप में यूज़ हुआ है, जो कि अत्यधिक आकर्षक और प्रभावशाली को दर्शाता है। हो गया होगा मेरे हिसाब से, ये तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रेसिंग डाउन, मतलब कि गिव ए स्कोल्डिंग, मतलब कि फटकारना। अब ड्रेसिंग का तो जो मतलब होता है ना, कपड़े पहनाना, और पुराने ज़माने में सैन्य परंपरा में फुल ड्रेस का मतलब था औपचारिक वर्दी पहनना। अब किसी की ड्रेस्ड डाउन मतलब कि किसी की ड्रेस आपने उतरवा दी है बिना औपचारिकता के कपड़े पहनना, यानी कि सादी वर्दी। ठीक है। अब ये जो ड्रेसिंग डाउन होता है ना, ये बेसिकली एक दंड के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब किसी सैनिक को उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सरेआम डांटा जाता था तो उसे एक सज़ा मिलती थी, मतलब कि उसको बिना वर्दी के बुलाया जाता था ताकि वह शर्मिंदा हो सके, उसको शर्मिंदा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ड्रेस्ड आपको रिलेट करना है। जो ड्रेस्ड रहेंगे, मतलब कि जो ड्रेस पहने हुए रहेंगे, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल है, और जिसको बिना ड्रेस के बुलाया गया है, ड्रेसिंग डाउन कराकर बुलाया गया है, ड्रेस उतरवा कर बुलाया गया है, उसको डांटने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए, उसको शर्मिंदा करने के लिए उसको बुलाया गया है। इस तरह से आपको ये रिलेट करना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रॉ हिज फैंसी। ड्रू हिज फैंसी कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म लग रही है। यूज्ड हिज इमेजिनेशन हो जाएगा, कल्पना का इस्तेमाल करना। फैंसी तो वर्ड इमेजिनेशन के लिए ही यूज़ होता है। जो राइटर्स और पोइट्स होते हैं अक्सर फैंसी शब्द का यूज़ करते हैं कि वे जब वे हकीकत से हटकर कुछ रचनात्मक या जादुई तरीके से लिखते हैं तो उसको फैंसी कहते हैं कि हमने अपनी कल्पना से लिखा है, इमेजिनेशन से लिखा है। जब कोई व्यक्ति कल्पनाओं पर आधारित बात करता है तो उसे कहते हैं ही ड्रॉज ही ऑन हिज फैंसी, मतलब कि यानी वह अपनी कल्पना से विचार ले रहा है। ठीक है, ईजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, कुछ इसमें ज़्यादा इशू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है ड्राइव होम, एम्फसाइज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना। अब देखो ये थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है, तो इसको थोड़ा सा मतलब देखना, समझने की कोशिश करना। ये बना कैसे है? ये बेसिकली बना है एक दबाव से, जोर देना से। ये बताता हूँ मैं कैसे। ड्राइव होम जो है, जैसे लकड़ी या फिर धातु की जो कील होती है ना, नेल्स, उसको ठोकने की क्रिया से ये आया है, इडियम बना है बेसिकली इसी चीज़ से। जैसे हम कील पर हथौड़ा मारते हैं ना, तो इस पर दबाव करते हैं, ठीक है, इस पर दबाव देते हैं, तो इसी दबाव से जैसे कहते हैं ना इट वाज ड्राइवन होम, मतलब कि यानी पूरी तरह से और मजबूती से अंदर तक बैठा दी गई है। अब जैसे देखो, जैसे कोई कील होती है ना, जब कोई कील पूरी तरह से लकड़ी में ठोक दी जाती है, जैसे ये है, ये ठोक रहा है और नीचे तक यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लाकर इसने ठोक दी है ना, तो उसे कहा जाता है इट वाज ड्राइवन होम, मतलब यानी पूरी तरह से और मजबूती से अंदर तक कील को बिठा दिया गया, उसको उसके घर में ठोक दिया गया है। जैसे कील है ना, तो लकड़ी उसका घर कह सकते हैं कि कील को लकड़ी में अपने घर में पूरी तरह से बिठा दिया गया है, ठोक दिया गया है। तो धीरे धीरे मुहावरा बन गया, जैसे कोई विचार या तर्क किसी के दिमाग में उसी तरह से ठोक दिया जाए जैसे कि वह पूरी तरह से समझ जाए, किसी बात को पूरी तरह से वो एम्फसाइज कर ले, समझ जाए, किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देकर वो समझ जाए। तो ड्राइव होम आपको कैसे रिलेट करना है? ड्राइव होम मतलब कि कील को आपने ड्राइव होम कर दिया, आपने कील को लकड़ी में घुसा दिया था, उसके घर में उसको जाकर ठोक दिया था, उसको घुसा दिया था उसके घर में, है ना। इसी तरह से आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु पर आप जोर दे रहे हैं। इस तरह से ही आपको ये रिलेट करना है। इसको ज़रूर देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ड्राइव होम से आपको केवल इतना दिमाग में आना चाहिए कि आप कोई कील को उसके घर में जाकर ठोक रहे हैं, उसके घर में आपने घुसा दिया है, ठोक दिया है उस कील को, है ना। ड्राइव होम, तो कील के सेंस में आपको याद रखना है। तो इडियम मेरे हिसाब से आपको एकदम याद आ जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्राइव समवन अप द वॉल। तो कुल मिलाकर मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना। ठीक है, किसी को आपने इतना गुस्सा दिला दिया है कि वह मतलब दीवार पर चढ़ गया है, दीवार पर चढ़कर बौखला गया है। इसको आंटी को देख सकते हैं कितना पागल हो गई है, बच्चों ने इसको इतना गुस्सा दिला दिया, दीवार पर चढ़कर बौखलाई हुई है। मिलिट्री स्लैंग के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था ये, जब सैनिक बेहद तनावपूर्ण स्थितियों में छोटी छोटी चीज़ों से भी चिढ़ने लगते थे। यह भाव दर्शाने के लिए वाक्यांश का प्रयोग होने लगा, दीवार पर चढ़ जाना, है ना। ये काल्पनिक इमेजिनरी चित्रण है जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मानो वह मानसिक रूप से फट पड़ने वाला हो। ठीक है, तो वो दीवार पर चढ़ जाएगा, तो दीवार पर चढ़कर गुस्सा अपना मतलब एक्सप्रेस करेगा, तो कहीं ना कहीं वो इनसे परेशान होकर दीवार पर चढ़ जाएगा और अपना गुस्सा अपना एक्सप्रेस करेगा उन सबको। जैसे इसका फेस भी देख सकते हैं।
तो ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को दीवार पर चढ़ा देना, तो कहीं ना कहीं वो गुस्से की सेंस में गुस्सा होकर दीवार पर चढ़ेगा, ठीक है। मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रॉप इन। पे कैजुअल विजिट, अचानक आ जाना, बिना बताए आ जाना। अब देखो ड्रॉप का जो मतलब होता है ना, वो एकदम से आ जाना की सेंस में, या फिर कोई चीज़ गिर जाती है वो भी एकदम मतलब हल्के रूप में नीचे आ जाना की सेंस में होता है। इनका मतलब अंदर से रिलेट कर सकते हैं। तो जब कोई चीज़ हल्के से अंदर आ जाती है या फिर अचानक आ जाती है, जैसे देख सकते हैं खिड़की तोड़कर मतलब अंदर घुस गया, तो ड्रॉप इन बिना बताए आ गया, अचानक आ गया, तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। ड्रॉप मतलब गिरना, इन अंदर आकर तो मतलब एकदम से अचानक से अंदर आकर किसी का घुस जाना, गिर जाना, तो पे ए कैजुअल विजिट इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रॉप नेम्स। नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स, हिंटिंग एट हाई कनेक्शन। प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख करना, मेरे चाचा विधायक हैं, है ना, तो जैसे वो कहते हैं तो उसी तरह से इसको रिलेट करना है। मतलब कि किसी का नाम यूं ही कैजुअली गिरा दे, इसका मतलब ड्रॉप का मतलब यहाँ पर होता है किसी का नाम कोई यूं ही कैजुअली गिरा दे, जिक्र कर दे बिना किसी जरूरी संदर्भ के। कोई रेफरेंस की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं चाचा विधायक है हमारे, मतलब इससे ऐसा लगने लगे कि वह व्यक्ति उन प्रसिद्ध लोगों से जुड़ा हुआ है ना, जिनका वो नाम ले रहा है, जिनका वो यूज़ कर रहा है, उनके नाम का यूज़ कर रहा है। तो पहले ये चीज़ थिएटर में यूज़ होती थी, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री और जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में लोग मशहूर लोगों का नाम लेते थे अपने आप को थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करने के लिए, अपनी अच्छी पहुंच दिखाने के लिए उसको यूज़ करते थे। तो ड्रॉप नेम्स मतलब कि नेम्स गिराना किसी के सामने, उसी सेंस में याद करेंगे, किसी के नाम गिरा रहा है मतलब नाम को बीच में ला रहा है, ठीक है। मतलब आप कहने लगे मतलब सलमान खान तो मेरा ताऊ की चाचा का मौसा का लड़का है, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने रिश्तेदारी निकाल दी, तो आप सलमान खान का नाम आपने बीच में लाए हैं, उसका नाम आपने गिराया है बीच में, बात के बीच में लाकर गिराया है। तो प्रसिद्ध लोगों का आप उल्लेख कर रहे हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप किसी का नाम का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। मधुमक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ होती हैं बेसिकली, वैसे तो वे बीज होती हैं, तो फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ। और ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज तो कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आइदर फॉलिंग इल और डाइंग, बड़ी संख्या में गिरना या फिर मर जाना। अब देखो जैसे फ्लाइज होती है ना, मक्खियाँ, उनका जीवन बहुत छोटा होता है, नाजुक होता है, वे अक्सर गर्मी कीटनाशक से बड़ी संख्या में मर जाती हैं। आप नीचे पड़ी हुई देखते हैं गर्मियों में, है ना। इसी दृश्य कल्पना की कि जैसे मक्खियाँ अचानक बड़ी मात्रा में गिरती हैं, वैसे ही जब कोई बीमारी, युद्ध या आपदा होती है तो लोग भी वैसे ही बड़ी संख्या में मरते हैं या फिर हार मान लेते हैं। बीमारी तो आपको पता ही होगी, कोरोना में ये चीज़ हुई है ना, बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। तो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज आप कोरोना से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा डस्ट एंड एशेस। ये भी पढ़कर आपको पता लग रहा होगा कोई चीज़ धूल और राख बन चुकी है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, अत्यंत निराशाजनक। जैसे मुझे याद आ रहा है चेरनोबिल, आपको चेरनोबिल एक जो ये परमाणु एक त्रासदी हुई थी, एक ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पर लीक हो गया था, है ना, ब्लास्ट हो गया था, तो वहाँ पर भी डस्ट एंड एसेस आप उससे डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। धूल और राख, यह मुहावरा यह बताता है कि इंसान कितना क्षणिक, तुच्छ और अस्थायी है, जरा सी देर में वो राख का ढेर बन जाएगा। यह विनम्रता, पश्चाताप या फिर मृत्यु की याद दिलाने के संदर्भ में यूज़ होता है, तो अत्यंत निराशाजनक तो होगा ही, ठीक है। डस्ट एंड एसेस, एसेस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि धूल राख में ही मिल जाना है, ये जो शरीर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं धूल और राख में ही मिल जाना है। अत्यंत निराशाजनक किसी स्थिति को आप किसी सिचुएशन को बनाना चाह रहे हैं वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, सीरियस बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ डिसअपॉइंटिंग, कोई ऐसी चीज़ जो कि जैसे कहते हैं ना कि राख बन जाना है, तो उस चीज़ को आप बीच में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें सीरियस करनी है, कोई ऐसा मुद्दा उठ रहा है कि आपने इस चीज़ को, इस डिसअपॉइंट चीज़ को आप बीच में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अत्यंत निराशाजनक हो जाएगा, ठीक है। जैसे है ना, मृत्यु की याद दिलाने के संदर्भ में यूज़ किया जाता है, तो मृत्यु की याद आप कब दिलाएंगे? जब कोई चीज़ सीरियस चल रही होगी कोई बात। नेक्स्ट है हमारा ईडियम ईगर बीवर। ये पर्सनली मुझे बहुत ईडियम मतलब पसंद आया, है ना। ईगर जो बीवर है, ये जो बीवर है ना, बीवर, ये एक जानवर होता है। आपको ये जो पता है ना, ये ऊद बिलाऊ नाम सुना है आपने? ये वो है बीवर, ऊद बिलाऊ, ठीक है। एक कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, मतलब कि कड़ी मेहनत करने वाला अति उत्साही व्यक्ति। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसको कहा जाता है कि बांध बनाता है।
जैसे ये है ना, यह नदी किनारे बांध बनाने के लिए लगातार काम करता है। देखते हैं, चलो पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। ये एक जानवर होता है जो बहुत मेहनती माना जाता है, नदी किनारे बांध बनाने के लिए लगातार काम करता है। इसकी मेहनत वाली प्रवृत्ति की वजह से ही बीवर को मेहनत और लगन का प्रतीक माना गया। जब कोई इंसान उसी की तरह से जोश में आकर हर काम को करता है, मजाकिया ढंग में उसको कहा जाता है ईगर बीवर, मतलब कि बहुत ज़्यादा जोश में रहने वाला ये एक मेहनती इंसान है। ये इसका एनिमेटेड इमेज है, बाकी ये ओरिजिनल में तो ये है, ठीक है, ये जो ऊद बिलाव है। अब देखो, इसको बांध बनाने वाला क्यों कहा गया। जैसे ये है, कोई पानी है, पानी भर रहा है यहाँ पर, ये है ना नीचे से घुसेगा और मतलब ये जो डंडियाँ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, इनसे है ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा और आराम से जाकर यहाँ बैठेगा बढ़िया एकदम, अपना खाना पीना, इसका मतलब अपना एटमॉस्फेयर ऐसा कर लेता है, एकदम गजब घर बना लेता है। तो इस तरह का ये बना लेता है जिसमें दो तरफ रास्ते होते हैं, इधर से एंट्री करता है, इधर से एग्जिट करता है, मतलब दो तरफ रास्ते हैं। ये तो पानी में हो गई, क्योंकि ये पानी से ऊपर है, ये पानी की मतलब सतह के नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। तो इस तरह से ये बनाता है और बढ़िया आराम से यहाँ पर रहता है। कहने का मतलब अगर आप ऊपर से देखें, रियल इमेज देखें, तो वो ये बनती है। ये रहता तो ऊपर ही है, ऊपर की साइड, लेकिन बाहर से देखो तो ये इस तरह से उठा हुआ एक स्ट्रक्चर बना देता है। और ये जो हमारे तालाब होते हैं, जो कुछ भी होता है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसमें एक बांध का काम करते हैं। बीच में पानी की जो क्रॉसिंग है उसको मतलब थोड़ा सा बाधित कर देते हैं। वैसे तो नीचे से वो चीज़ रह सकती है, थोड़ा बहुत तो रह सकती है, लेकिन फिर भी ऊपर से देखें तो ये कहीं ना कहीं उसने बांध बना दिया, ठीक है। आप दोबारा से देख सकते हैं, तो ये उसने बांध बनाने का काम कर दिया, ऊपर से एक लेयर बना दी जो कि पानी को रोक रही है। इसलिए इसको कहते हैं कि मेहनत भरा काम करता है, ऊद बिलाव है। तो ये मेहनत भरा काम है। ये देखो, अपना लकड़ी लेकर आराम से मज़े में जा रहा है। बांध बनाया है इसने, बेसिकली बनाता अपना घर है रहने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए, अपना अपने अपने अनुकूल अपना एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, टेम्परेचर बढ़िया रहता है एकदम। तो उस तरह से ये काम करता है, मेहनत भरा काम होता है। तो इस तरह से इसको रिलेट किया गया ह्यूमंस में, मतलब कि कोई कड़ी मेहनत करने वाला अति उत्साही व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है ईगल आई। इजी हो जाएगा, मतलब कि जो बाज की नज़रों वाला कोई आदमी हो जाता है तो उसको कहते हैं एन आई विद शार्प विजुअल पावर। ए केयरफुल और क्लोज वॉच, मतलब कि तेज़ नज़र वाला आदमी, किसी की तेज़ नज़र है, ऊंचाई से शिकार को देख लेता है, देख सकते हैं। मतलब ये है ना, बाज की नज़र कहते हैं, मतलब बाज की नज़र ऐसी होती है, वो नीचे एकदम छोटी छोटी चीज़ एकदम क्लियर देख लेता है, अपना खाना वगैरह, शिकार जो भी है। तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम ईज़ समबडीज़ माइंड। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता होगा। ईज़ वैसे होता है आराम देना, किस चीज़ को शांति देना, और माइंड मतलब अपने शांत को। जैसे ये देख सकते हैं, ये अपनी महिला मित्र को शांति दे रहा है, उसके दिमाग को, बाबू सोना चुप हो जाऊँ, मतलब आराम से चुप कर रहा है उसको। किसी की चिंता को कम करना, एलिविएट समवन्स एंजाइटी, ठीक है, तो उसको शांत कर रहा है। तो ईजी हो जाएगा, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम हमारा हो जाएगा ईजियर सेड देन डन। ईजियर सेड देन डन का मतलब हो जाता है, मतलब कि कहना आसान होता है करने के कंपैरिजन में, ठीक है। बी मोर ईजली टॉक अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस, मतलब कि कोई चीज़ मतलब कि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किसके कंपेयर में, उसको कहने के कंपैरिजन में। कहना आसान है और करना मुश्किल। जैसे ये देख सकते हैं, लड़का क्या कह रहा है, आई जस्ट हैव टू क्लाइंब इट, मतलब आसानी से मैं तो आराम से चढ़ जाऊँगा। अब देखो, जब चढ़ा है तो इसको याद आ रही है सब चीज़ें। कहना आसान है, करना मुश्किल। इस मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब कोई बात सुनने या कहने में सरल लगे लेकिन उसे वास्तव में करना कठिन हो। इमेज से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, वैसे तो पढ़कर भी डायरेक्ट इसकी सेंस निकल रही है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इजी मनी। इजी मनी, मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मे बी लीगली। आपने कहीं जुआ खेल रहे हैं, आपने मतलब कुछ ऐसा करा है ना कि आपको करप्शन कर रहे हैं, तो मतलब हराम का पैसा, आसानी से जो पैसा बनता है उसको कहते हैं इजी मनी। तो ये मतलब कि करप्शन या फिर नंबर 2 का पैसा या फिर कोई चीज़ बिना मेहनत के अगर आपको मिल जाए, जुए से भी मिल सकती है। जब कोई व्यक्ति बिना कड़ी मेहनत के, चतुराई चालाकी, संदिग्ध तरीक़ों से धन प्राप्त कर लेता है, उसको इजी मनी कहते हैं। इजी हो जाएगा, देखो, ठीक है, सब चीज़ यूज़ कर रहा है, कैसीनो है, मतलब गेम्स है, इसका जुआ है, ट्रेडिंग का ग्राफ भी है ना, और मतलब करप्शन भी आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, तो इजी मनी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है ईट समवन साल्ट, टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान होना। अब ये देखो, इंडिया से ही रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी का मान ले तूने मेरा नमक खाया है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वफादारी की सेंस में हम बोलते हैं। इसका अर्थ होता है किसी की मेहमान नवाजी या कृपा का लाभ उठाना, विशेषकर भोजन रोजगार के रूप में, और फिर उसके प्रति वफादार रहना। भारत और कई एशियाई संस्कृतियों में नमक को वफादारी का
और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सबको पता ही होगा आपको। पुराने समय में जब कोई राजा, जमींदार या फिर अमीर व्यक्ति के यहाँ काम करता था, उसकी रोटी और नमक खाता था। रोटी नमक का सेंस मतलब खाना के सेंस में है, मतलब वो उसी के यहीं रह रहा है, उसी के ही द्वारा उसका जीवन निर्वाह हो रहा है, तो उसको कहते हैं रोटी नमक खाना। ठीक है, तो वह उससे वफादारी निभाने का दायित्व समझता था। अब यहाँ पर ईट एनिमल साल्ट टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान होना, तो कहीं ना कहीं जब ये जो दास होते थे, ये कहीं ना कहीं एक मेहमान की सेंस में ही रहते थे। ठीक है, कोई किसी के यहाँ काम करेगा, किसी के यहाँ कुछ समय के लिए रहेगा, तो उसको मेहमान ही कहा जा सकता है, परमानेंट तो नहीं कहोगे। तो जैसे ये भी देख सकते हैं, इसका नमक खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वफादारी या फिर मेहमान की सेंस में आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ईट लाइक ए हॉर्स, ईजी हो जाएगा, घोड़े की तरह खाना। ईट ए लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाना। एक जो स्वस्थ घोड़ा होता है ना, 6 से 9 किलो तक का खाना खाता है, और उसकी कंपैरिजन आप एक आदमी से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि ये तो बहुत सारा खाना खाता है। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम एग ऑन, एनकरेज करना, प्रोवोक करना, अर्ज करना, मतलब कि उकसाना। एग का जो मीनिंग होता है ना, निगेटिव होता है, यानी किसी को उकसाना या फिर भड़काना की सेंस में होता है, ताकि वह कुछ ऐसा करे जो शायद ठीक ना हो, है ना। उकसाना वर्ड ही वहाँ पर आता है। देखो, उकसाना और प्रेरित करना में फ़र्क है। उकसाना निगेटिव चीज़ में हो जाता है, किसी को मतलब बजाने को आप कह रहे हैं कि जा उसके बजा दे जाके, है ना, रैपट मार दे उसके, तो उकसाना निगेटिव सेंस में। इसको एग का, इसको कह सकते हैं हम, निगेटिव सेंस में कह सकते हैं। इसका मूल विचार इस बात से आता है कि अंडे को उकसाने पर वह फूट जाता है। जैसे अंडा उसको उकसाएंगे ना, वो फूट जाएगा, यानी कि एग ऑन का मतलब हुआ किसी को थोड़ा सा और उकसा कर, यहाँ प्रोत्साहित वर्ड थोड़ा सा गलत है, या फिर भड़का कर, जिससे वह कोई गलत काम कर दे। किसी को भड़काना, है ना, उकसाना, ताकि वो गलत काम कर दे। तो इस तरह से ही आपको एग को थोड़ा सा रिलेट करना है। नेक्स्ट है हमारा इडियम एल्बो ग्रीज, ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, मतलब कि बहुत शारीरिक मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। अब पुराने समय में मजाक में कहा जाता था कि किसी सतह को साफ़ करने के लिए एल्बो ग्रीस, कोहनी का तेल सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है। कहने का मतलब ये था कि देखो, जैसे हमें किसी सतह को साफ़ करना है ना, तो जो हम हाथ से करते हैं वो ही सबसे बेटर एक चीज़ होती है। तो एल्बो ग्रीज यूज़ करो, मतलब कि देखो करेंगे कैसे, ऐसे हाथ चलाएंगे, फिर सीधा हाथ चलाएंगे, मतलब कि ऐसे 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 हाथ आप चलाएंगे, है ना। थोड़ा सोच कर देखिए, जैसे ब्रश मारा जाता है ना कपड़ों पर, ऐसे ही आप, जैसे ये ब्रश सतह पर मार रहा है, तो ये ऐसे हिलाएगा, फिर मतलब सीधा हाथ करेगा, फिर हिलाएगा, फिर सीधा हाथ करेगा, मतलब ऐसे ब्रश को आगे पीछे करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एल्बो ग्रीस जो होता है वो यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको मेहनत करने, हाथ से मेहनत करने की सेंस में इसको यूज़ किया गया है, यानी हाथों की मेहनत ही असली तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। धीरे धीरे कहावत बन गई, तो एल्बो ग्रीस इज़ द बेस्ट पॉलिश, इसको कहा जाने लगा, यानी कि हाथों की मेहनत ही सबसे असली तरीका होता है चमक लाने का। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ड याद हो जाएगा, इडियम याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है एल्बो रूम, अब वो ही कोहनी, रूम जगह, तो मतलब कोहनी तक, कोहनी मोड़ने के लिए कोई जगह होना, मतलब पर्याप्त जगह होना। फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स, टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वॉक वर्क इन, है ना, तो मतलब पर्याप्त जगह होना। एल्बो रूम का मतलब होता है कोहनी हिलाने की जगह, मतलब कि पुराने समय में भीड़ भाड़ वाली जगहों में इंसान को हाथ फैलाने तक की जगह नहीं मिलती थी, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता था एल्बो रूम। तो जिसका मतलब होता था कि व्यक्ति को इतनी तो जगह दो कि वो अपना आसानी से हिल डुल सके, अपनी कोहनी को आराम से मोड़ सके, तो मतलब कि उसको पर्याप्त जगह देने की बात हो रही है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं एंडेड इन फियास्को, ए कंप्लीट फेलियर। अब देखो, फियास्को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फियास्को जो बेसिकली होता है इटालियन में बोतल बनाना, है ना, जैसे फेयर फियास्को होता है बोतल बनाना, और फियास्को हो जाएगा बोतल, है ना, ये इटालियन वर्ड है। अब एक कहानी के अनुसार कांच बनाने वाले अगर कोई कांच का सामान बिगाड़ देते थे, तो वो उसे फियास्को यानी बोतल में बदल देते थे, मतलब कम मूल्य वाली वस्तु में बदल देते थे। किसी के पास ऑर्डर आया एक बढ़िया गजब का एकदम कोई कांच का कोई गेट बनाना है, ठीक है, एंट्रेंस में उसको यूज़ करना है, काफ़ी महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब उसमें बनाते वक्त मान लो ये कोना टूट गया, तो ये पूरा का पूरा कांच हो गया बेकार। अब इसको क्या करते थे वे, इस कांच को, जो इसमें कांच है, इसको वे यूज़ करते थे फियास्को में, ठीक है, ये जो फियास्को है इसमें वे यूज़ करते थे। फियास्को मतलब हो जाएगा बोतल, तो फियास्को का मतलब बोतल, बोतल का मतलब कम मूल्य वाली वस्तु। तो वे मतलब एक्सपेंसिव ग्लास बना रहे थे, उससे उन्होंने बनाया क्या, एक कम मूल्य वाली वस्तु। तो कहीं ना कहीं वे कंप्लीट फेलियर हो गए थे, उनसे
एक ग्लास, एक गेट, जो कांच का गेट था वो नहीं बनाया गया था। तो एंडेड इन फियास्को का मतलब है कोई चीज़ एंड हो जाना। फियास्को में, फियास्को का मतलब था बोतल में कोई चीज़ एंड हो जाना, बोतल तक कोई चीज़ एंड हो जाना। मतलब कोई चीज़ आप अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, फेल्ड हो गई थी, तो एंड किस पर जाकर हुई? फियास्को पर, यानी कि बोतल पर। इस तरह से ही आपको इसको याद करना है। इनफ रोप मतलब कि इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्यवाही के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देना। ये वैसे निगेटिव एक सेंस देता है, किसी को किसी चीज़ को करने के लिए किसी बंदे को इतनी स्वतंत्रता देना कि वो अपना नाश कर ले, अपना अपना बेकार कर दे सारा मामला। तो कहने का मतलब ये है इनफ रोप। फांसी से इसका रिलेशन है, जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती थी तो उसे पर्याप्त रस्सी दे दी जाती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि वह खुद को लटका सके। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी रस्सी उसको दे दी जाती थी, जैसे ये देख सकते हैं, कि उसकी गर्दन आराम से टूट सके। कहने का मतलब तरीके से टूट सके, उसका दम घुट जाए, वो मर जाए। यानी किसी को इतनी आज़ादी देना कि वह खुद को बर्बाद कर सके, है ना, गलत काम करके वो बर्बाद कर सके। इस तरह से आपको इसको रिलेट करना है। अब ये जो रस्सी इस तरह की देना, ये क्रूर और सीधा संबंध था कि किसी को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अगर पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो वह अंततः अपने को ही फांसी देकर मार सकता है, यानी खुद को मुसीबत में डाल सकता है, बर्बाद कर सकता है खुद को ही, ठीक है। तो इनफ रोप देना, कहीं ना कहीं फांसी के लिए किसी चीज़ मतलब किसी बंदे को फांसी के लिए आप उसको इनफ रोप दे रहे हैं, उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं कि लटक जा तू आराम से, है ना। कार्यवाही के लिए किसी को पर्याप्त स्वतंत्रता देना, अपने तरीके से लटक जा और मतलब और बर्बाद हो जा। तो उसी सेंस में है ये, कार्रवाई के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता किसी को दे देना। नेक्स्ट इडियम है इवनिंग ऑफ लाइफ, ओल्ड एज। अब देखो ये चीज़ रिलेटेड है दिन के, मतलब जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना जीवन को, एक दिन के रूप में, मेटाफर के रूप में अगर देखें तो सुबह का टाइम हो जाता है बचपन, दोपहर का टाइम हो जाता है युवावस्था, और शाम का टाइम हो जाता है वृद्धावस्था, यानी जीवन का अंतिम काल। तो इवनिंग ऑफ लाइफ आप इसी से ही रिलेट करेंगे, मतलब कि ओल्ड एज, बुढ़ापा। नेक्स्ट इडियम है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। पढ़कर पता लग रहा होगा कि हर एक बादल रखता है एक सिल्वर लाइनिंग, मतलब कि एक चमकदार एक लाइन को अपने पास रखता है। मतलब कि एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ ए पॉजिटिव साइड, किसी बेकार सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव साइड जरूर होती है। समथिंग प्रॉमिसिंग इज़ देयर इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो ये हो जाएगा निराशा में भी आशा की झलक होती है। मुहावरे की जड़ें जो है, जॉन मिल्टन का आपने नाम बचपन में ज़रूर सुना होगा इंग्लिश में। उसमें एक कविता लिखी थी कॉमस, जहाँ सिल्वर लाइनिंग का मतलब था अंधेरे बादलों के पीछे चांदनी की एक किरण दिख रही है, जो कि आशा और रोशनी का प्रतीक है। जैसे ये देख सकते हैं, इमेज ये भी देख सकते हैं, तो इडियम आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। पढ़ते ही आपको सेंस इसकी डेवलप हो रही होगी। नेक्स्ट इडियम है एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है ना। ये चीज़ आपने सुनी होगी। एवरीवन हैज़ गुड लक और सक्सेस एट ए पॉइंट इन देयर लिव्स, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, ईजी है। मतलब कि देख सकते हैं, पढ़ के भी देख सकते हैं, कोई कितना भी चाहे दुर्बल हो, कितना भी असफल हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका दिन जरूर आता है। इस कुत्ते का भी दिन आ गया, तो हम नॉर्मली भी कहते हैं कि इस कुत्ते का तो मतलब कभी ना कभी तो इसका टाइम आएगा, है ना। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है एवरी इंच ए जेंटलमैन, मतलब कि कंप्लीटली जेंटलमैन होना, पूर्णतः सज्जन व्यक्ति। अब विलियम शेक्सपियर ने अपना एक नाटक था जो किंग लियर, इसमें इस वाक्यांश का एवरी इंच ए जेंटलमैन का यूज़ किया था। किंग लियर की बेटी जो कार्डेलिया थी, उसने अपने पिता के बारे में कहा था कि एवरी इंच ए किंग, मतलब इंच का यहाँ पर जो यूज़ किया गया था ना, वो हर पहल में पूरी तरह से, कंप्लीट, पूरी तरह से के अर्थ में था। यह बताता था कि लियर भले ही पागलपन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह फिर भी राजा होने के अपने सार को बरकरार रखता है। एवरी इंच ए किंग। इसके अन्य भी रूप बने, जैसे एवरी इंच ए जेंटलमैन, मतलब कि हर एक एंगल से, हर एक एस्पेक्ट से पूरा का पूरा मतलब जेंटलमैन है। एवरी इंच ए शोल्डर, मतलब कि हर एक एस्पेक्ट में वही रिलेट करेंगे कि पूरा का पूरा ये हर एक पहलू में एक सोल्जर है। एवरी इंच ए हीरो, हर एक सिनेरियो में ये हीरो है। तो इसका भाव यही था कि व्यक्ति अपने पूरे व्यक्तित्व में उस गुण से भरा हुआ है जिसकी बात हो रही है ना। जेंटलमैन की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो अपने पूरे व्यक्तित्व में, अपने पूरे के पूरे एक उसका जो कंप्लीट सिनेरियो है उसमें वो जेंटलमैन है। तो कंप्लीटली जेंटलमैन इसका मीनिंग हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बाकी ये भी आते हैं, तो अब आप इनको भी टैकल कर सकते हैं। इवल ट्विन, मतलब कि एन इमेजिनरी डबल ह्यूमरसली इन्वोक टू एक्सप्लेन और एक्सक्यूज अनकैरेक्टरिस्टिक और रिप्रीहेंसिबल बिहेवियर, मतलब कि ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का हो।
इमेजिनरी होता है डबल ह्यूमरसली, ह्यूमरसली वैसे व्यंग्यात्मक या हंसी की सेंस में यूज होता है ना। इन्वोक्ड टू एक्सप्लेन और एक्सक्यूज अनकैरेक्टरिस्टिक और रिप्रीहेंसिबल, मतलब कि कलंक दोष लगाने योग्य कोई आपका जो ट्विन है, कोई जुड़वा है ना। ईवल ट्विन, ईवल तो आता ही निगेटिव सेंस के लिए है, और ट्विन मतलब जुड़वा। तो आपका एक कहते हैं ना कि इस एक बंदे में दो मतलब सिचुएशन बनती है, या दो इसके अंदर फीलिंग्स हैं, एक तो है पॉजिटिव एक है निगेटिव। तो जो निगेटिव है ना उसको ईवल ट्विन कह सकते हैं आप। इसका विचार ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई जुड़वा होता है, किसी व्यक्ति का कोई जुड़वा होता है, तो वह उसका बुरा रूप नेगेटिव वर्जन होता है। ये जुड़वा आमतौर पर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन चरित्र, इरादों और आचरण में बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे ये दो सेम बंदे हैं, इसका पॉजिटिव लुक ये है ना, और निगेटिव लुक ये है। इसकी निगेटिव भी एक साइड है और पॉजिटिव भी एक साइड है, तो ईवल ट्विन इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मतलब हो जाता है इसका यूज टू और स्वेयरिंग, मतलब कि गाली गलौज के लिए समय याचना करना। वैसे तो स्वेयर, जो स्वेयर बोलते हैं ना, मतलब कि आई स्वेयर, तो मतलब कि कसम खाना बोलते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इसका जो यूज़ हुआ है गाली गलौज की सेंस में हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। मतलब कि ब्रिटेन में अंग्रेज़ों के बीच फ्रेंच भाषा को अपशिष्ट या फिर अशिष्ट माना जाता था। अब अंग्रेज हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, वहाँ पर जो फ्रेंच अगर किसी ने यूज़ कर दी तो उसको अपशिष्ट या अशिष्ट भद्दा माना जाता था, या कम से कम आम जनता के बीच इसे समझना मुश्किल होता था। जब कोई अंग्रेज कोई अशिष्ट या फिर गंदी बातें कह रहा होता है तो मजाक में क्या कहते थे कि एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, मतलब कि उस गंदी हरकत को या फिर अशिष्ट हरकत को वे फ्रेंच से रिलेट करते थे। एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच मतलब कि ताकि यह जताया जा सके कि वे असल में फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, जो कि सुनने में ख़राब लगती है और उसका मतलब मजाक उड़ाया जाता है, उसको मतलब बेकार अशिष्ट गंदी भाषा कहा जाता है फ्रेंच को, या फिर वे क्षमा मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे यह वाक्यांश फ्रेंच भाषा से हटकर अश्लील या फिर गंदी भाषा कहने के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच आपको इसी तरह से याद कर रखना है। इंग्लिश भाषी जो देश होते हैं या इंग्लिश भाषी जो एक जगह होती है, वहाँ पर फ्रेंच को निगेटिव माना जाता था। तो एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच किसी को डायरेक्ट ना कहकर कि मेरी मतलब गाली गलौज को, मेरी जो निगेटिव बातें हैं उसको माफ़ करें या फिर उसको माइंड मत करें, तो ये डायरेक्ट ना कहकर उनको कहा जाता था एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच का वहाँ पर मतलब उसको हरास किया जाता था, उसको निगेटिव तरह से देखा जाता था फ्रेंच को, कहाँ पर इंग्लिश भाषी देशों में। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की बात हो रही है, तो एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच उसको कह दिया जाता था, मतलब मेरी इस गाली को, ये फ्रेंच है, ये गाली है, इसको मतलब माफ़ करो, है ना, इस तरह से इसको कहा जाता था। नेक्स्ट इडियम है एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़, ईजी हो जाएगा। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, जांच पड़ताल करना। एवेन्यू का मतलब हो जाता है सड़क या फिर मार्ग। इमेज भी देख सकते हैं, ये एक्सप्लोर, हर एक सड़क को एक्सप्लोर करेगी लड़की, मतलब कि ट्राई आउट एवरी पॉसिबल टू गेट ए रिजल्ट, सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा आई वॉश, डिसेप्शन हो जाएगा। ए प्रिटेंस मतलब कि आंखों में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना। अब देखो आई वॉश है ना, सीधा सीधा मैं आपको याद अगर डायरेक्ट कराऊँ, ब्रेन वॉश से इसको सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। जैसे ब्रेन वॉश होता है ना, आपका ब्रेन मतलब दिमाग में कुछ आपकी खुद की समझ ना होकर आपका ब्रेन वॉश किया गया है, आपकी दिमाग में कुछ चीज़ें भरी गई हैं, तो ऐसे ही आई वॉश किया जाता है। मतलब जो आपको दिखाया जा रहा है ना वो वैसा ना होकर आपको मतलब एक आँख पर पर्दा डाला गया है, कुछ आपको चीज़ें वास्तविकता से चीज़ें हटकर दिखाई जा रही हैं, तो सीधा सीधा इसको ब्रेन वॉश से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मैं वैसे बताता भी हूँ इसकी हिस्ट्री बना कहाँ से है। तो आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये मैंने बता दिया, इसका जो मीनिंग है ये हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आंखों को धोने वाला पदार्थ आंखों को साफ एवं चमकदार दिखाता है, उसी तरह आई वॉश उस दिखावे को दर्शाता है जो किसी खराब या फिर झूठी स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए किया जाता है। बेसिकली आई वॉश होता क्या है, कोई आंखों में मतलब कोई चीज़ होती है, कोई एक कह सकते हैं कुछ भी दवाई वगैरह, वो आंखों को धोकर जिससे साफ दिखता है ना, चमकदार और साफ दिखने लगता है, उसी तरह से आई वॉश उस दिखावे को दर्शाता है जो किसी खराब या फिर निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव तरह से दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक तरह से आंखों में धूल झोंकना के ही समान है, जहाँ किसी को गुमराह करने या फिर धोखे में रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे इमेज देखिए, इंस्पेक्शन टुडे, आज इनका इंस्पेक्शन है ना, इनकी जांच पड़ताल हो रही है। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर आया देखने, लेकिन ये अपनी आंखों में मतलब आई वॉश कर रहे हैं सब, ये देखो आई वॉश कर रहा है, ये भी आई वॉश कर रहा है, ये भी आई वॉश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, भले ही रियल चीज़ें अलग हों। ठीक है, रियल चीज़ें मान लो कोई फाइल वर्क है और चीज़ें क्या काम कैसे कर रहे हैं, वो रियल चीज़ें अलग है, लेकिन ये आई वॉश करके उसको कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कि उसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उसको।
तो ब्रेन वॉश जैसे होता है ऐसे आई वॉश भी इसको रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, गेट रिप्रीमेंडेड और टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सेप्ट द ब्लेम। मेरे हिसाब से आप सभी को ये चीज़ें पता लग गई होगी, मतलब परिणाम भुगतना। अब देखो, ब्रिटिश सेना में जब किसी सैनिक को अनुशासनात्मक सज़ा दी जाती थी तो उसे पूरी रेजिमेंट के सामने परेड करते समय सैन्य बैंड जो म्यूज़िक होता है उसकी धुन के बीच सज़ा का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति को फेस द म्यूज़िक कहते थे। ये कोई हाई रैंक का ऑफिसर है, ये सैनिक को सज़ा दे रहा है, सज़ा सुना रहा है, और पीछे मतलब ये बैंड वैंड जो इनका आर्मी का मतलब एक थीम होता है वो बजाया जा रहा है और उस समय इसको मतलब सज़ा दी जा रही है, तो इसको फेस द म्यूज़िक कहते हैं। मतलब कि किए भी ये परिणाम भुगतेगा। इस तरह से आपको इमेज से भी डायरेक्ट विजुलाइज करके भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी फेस द म्यूज़िक भी आपको पता लग गया होगा कि जो आर्मी होती है उसमें मतलब उस म्यूज़िक को, उनकी जो थीम है, उनका जो एंथम है, उसको बजाकर उसको सज़ा दी जाती थी, तो वो उसको फेस द म्यूज़िक, इसको क्या कहेंगे सैनिक को कि मतलब फेस द म्यूज़िक, ये म्यूज़िक को फेस कर रहा है, ठीक है, तो कहेंगे मतलब कि इसको सज़ा मिल रही है। फेस टू फेस ईजी हो जाएगा विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रेदर देन से बाय फोन और लेटर। मतलब कि आमने सामने होना कोई चीज़, मतलब कि जैसे फ़ोन वोन कर लेते हैं या मतलब लेटर वगैरह कर देते हैं, वो ना होकर चीज़ें आमने सामने होना, फेस टू फेस चीज़ें ईजी हो जाता है। ये तो कि चेहरे से चेहरा मिलाकर बात करो, आमने सामने होकर बात करो, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, ईजी ईडियम है। नेक्स्ट ईडियम है फेस अप टू। फेस अप टू का मतलब हो जाता है टू एक्सेप्ट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि कठिन परिस्थिति का सामना करना। फेस का मतलब होता है चेहरे से सामना करना, और किसी चीज़ को सीधे देखना, उससे भागना नहीं, उसका सामना करना, है ना। अप टू का मतलब होता है किसी एक सीमा तक, सामना करने की सीमा तक पहुंचना। तो किसी कठिन परिस्थिति का किसी सीमा तक सामना करना, जैसे फेस अप टू जोड़कर इसका अर्थ क्या हुआ, सच्चाई या चुनौती से मुंह न मोड़ना, किसी चीज़ का डट कर सामना करना। तो फेस अप टू, फेस करना, अप टू किसी एक सीमा तक, टू एक्सेप्ट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कि कठिन परिस्थिति का सामना करना। फेंट हर्टेड, ये हो जाएगा टिमिड, डरपोक। पेंट आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए था क्योंकि इसको हमने पेंट से रिलेट करा रखा है। पेंट करते समय मैं मुझे बेहोशी आ गई थी, तो फेंट का मतलब हो जाता है बेहोश होना। हर्टेड, ये तो पता ही होगा आपको, मतलब कि कोई टिमिड भी बहुत बार आया है, तो इतनी बार आया है कि हमने इसकी ट्रिक तक नहीं बनवाई। जिसने सीरीज़ देख रखी है टिमिड आपको पता होगा, डरपोक हो जाता है। फेंट का मतलब कमज़ोर या बेहोश हो जाता है। हर्ट का मतलब मन, भावना, हिम्मत के लिए यूज़ होता है। दोनों को जोड़कर इनका मतलब बन जाता है एक ऐसा इंसान जो किसी खतरे या फिर मुश्किल स्थिति का सामना करने में डरता है, ठीक है। फेंट पता हो तो डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं बेहोशी आ जाना या फिर बेहोश हो जाना, है ना। और उसका जो दिल है, उसका हर्ट है, वो मतलब बेहोश होने को जा रहा है ना, उसमें मतलब जान नहीं रही है, तो आप उसको टिमिड कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड्स। इजी है, फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। मतलब कि जब चीज़ें अच्छी चल रही हो तब तो साथ देना, लेकिन कोई बुरा समय चल गया आपके ऊपर, तो आपके मित्र अगर आपको छोड़कर भाग जाएं तो आप उनको कह सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर का मतलब होता है अच्छा मौसम, सुखद समय का प्रतीक होता है, और फ्रेंड मतलब दोस्त, तो मिलकर बना अच्छे मौसम के दोस्त। देख सकते हैं बेकार मौसम हुआ तो इसको छोड़कर चले गए, और अच्छा मौसम है तो बढ़िया के साथ वो मज़े मार रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, तो इजी मानता हूँ ईडियम। नेक्स्ट है फेयर्स फेयर, मतलब कि जस्ट ट्रीटमेंट, सबके साथ एक ही जैसा न्याय होना। फेयर का मतलब हो जाता है मतलब कि निष्पक्ष, ईमानदारी से, है ना, साफ सुंदर या निष्पक्ष। जब कोई कहता है ना फेयर्स फेयर, तो मतलब होता है निष्पक्षता ही निष्पक्षता है, यानी कि नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। मतलब कि निष्पक्ष कोई भी कितना ही बड़ा आ जाए तो निष्पक्ष चीज़ ही निष्पक्ष है, ठीक है। जैसे ये इक्वालिटी से अपना केक खा रहे हैं, तो फेयर्स फेयर मतलब कि जस्ट ट्रीटमेंट, ईमानदारी से अपना अपना हिस्सा इक्वल करके ये दोनों खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईडियम फॉल बैक ऑन, रिजोर्ट टू, फ्रेजल वर्ब है, रिजोर्ट टू समथिंग, मतलब टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, तो ये हो जाएगा आश्रय लेना। रिजोर्ट टू समथिंग मतलब हो जाता है आश्रय लेना, और टू सीक सपोर्ट मतलब कि किसी का सपोर्ट लेना, आउट ऑफ नेसेसिटी मतलब कि लाचारी में, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मतलब लाचार हो जाएंगे आप, तो तब जाकर ऐसी स्थिति में आश्रय लेना, किसी का सपोर्ट लेना। जब सैनिक फॉल बैक करते हैं, यानी वे आगे की लड़ाई से पीछे हटकर रिजर्व पोजीशन पर, सुरक्षित स्थान पर लौटते हैं। इसके बाद यह भावनात्मक या वित्तीय जरूरतों के लिए मेटाफर बन गया कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है तो वो अपने बचत, परिवार, पुराने कौशल या किसी सुरक्षित विकल्प का सहारा लेता है, मतलब कि वो वापस लौट आता है। फॉल बैक ऑन रिजोर्ट टू समथिंग मतलब वो आश्रय लेता है, जैसे फॉल बैक करते हैं ना,
सैनिक वे आगे खतरा देखकर वे पीछे आ जाते हैं रिजर्व पोजीशन पर, सुरक्षित स्थान पर। तो आप आगे का खतरा भांप कर, है ना, बचत, कुछ परिवार, आगे का खर्चा, कुछ एक चीज़ें, जैसे ये देख सकते हैं, ये मतलब फॉल बैक ऑन, मतलब कि ये आश्रय ले रहा है, इसने आश्रय लिया है, इसने इसकी जान बचा रहा है, इसका पैर में ऑलरेडी रस्सी बंधी है, इसकी टूट गई है। तो मतलब कि फॉल बैक ऑन आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि किसी सुरक्षित विकल्प का सहारा लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं, फॉल फ्लैट, मतलब कि टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट, या फिर अनसक्सेसफुल इसका मीनिंग हो जाएगा असफल होना, फॉल फ्लैट। ठीक है, फ्लैट गिर जाना, बिल्कुल कोई भी मतलब कोई भी कह सकते हैं एक्शन, कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर देना, बिल्कुल फ्लैट मतलब चित गिर जाना, बिल्कुल सपाट गिर जाना। नाटक और जोक्स के संदर्भ में ये पहले यूज़ होता था, जैसे कोई पंच लाइन किसी ने सुनाई और दर्शक हंसे ही नहीं, तो कहते थे कि इसका मजाक जो है वो फ्लैट गिर गया, बिल्कुल फ्लैट गिरा, सपाट गिर गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। फ्लैट का मतलब होता है समतल, सपाट, यानी कुछ ऐसा जो बिल्कुल असरहीन हो, है ना, असफल प्रयास, इसमें आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है फॉल फॉर, मतलब कि टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड बाय, मतलब कि बहकावे में आना। ट्रिक कहते हैं ना, किसी का पागल बनाना, मतलब चाल चल के उसको पागल बना दिया। तो फॉल का जो मतलब होता है गिरना, निचले स्तर पर जाना, है ना। और ये जो पहले यूज़ होता था ना, ये होता था फॉल फॉर ए ट्रिक। देख सकते हैं आप, फॉल फॉर ए ट्रिक मतलब इसका इस्तेमाल होने लगा पहले, जिसमें फॉल का मतलब होता है बेवकूफ़ बन जाना और चाल में फंस जाना। यह भावना दर्शाती है कि इंसान चतुराई या फिर धोखे से नीचे गिर जाता है, यानी वो धोखे का शिकार हो जाता है। ठीक है, फॉल मतलब गिर जाना, और मतलब गिरना, किसी की चाल में फंस जाना, उस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। बेवकूफ़ बन जाना या फिर चाल में फंस जाना। ठीक है, मतलब कि आपको धोखे से नीचे गिरा दिया गया है, आपको बहकावे में, आप किसी के बहकावे में आ गए हैं, आपको पागल बना दिया गया है। तो फॉल फॉर वैसे तो वही कहूँगा मैं, फ्रेजल वर्ब है। याद होती है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा, करेंगे कुछ जुगाड़ इसका भी, है ना, कुछ लाएंगे ऐसा शायद किसी ने। वैसे तो अभी तक सारी चीज़ ही ऐसी है कि किसी ने शायद अभी तक नहीं कराई, पहली बार ही चीज़ें हो रही हैं, इतने सिस्टमेटिक, इतने तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो खुद भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो फ्रेजल वर्ब के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा फाउल ऑफ, क्वारलिंग विद, मतलब कि किसी से झगड़ा करना, विवाद होना। वैसे तो फाउल का मतलब आपको पता ही होगा, गेम्स में बेसिकली जब कोई हम गलत चीज़ चल देते हैं, जो गलत चीज़ कर देते हैं तो उसको फाउल कहते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में जब दो जहाज़ आपस में टकरा जाते थे तो उन्हें कहा जाता था वन शिप हैज़ फॉलन फाउल ऑफ अनदर, ये कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं चाल चलने से ही इसको रिलेट कर सकते हैं हम, जैसे हम गेम्स में करते हैं, किसी ने गलत चाल चली है, ऐसे ही यहाँ पर शिप के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि इस शिप ने या फिर इस शिप ने गलत चाल चली है दूसरे के खिलाफ। तो वन शिप हैज़ फॉलन फाउल ऑफ अनदर, मतलब बाद में इसका रूपांतरण जो हुआ ये जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होने लगा, जब कोई किसी बड़ी शक्ति या नियम से टकराता है और मुसीबत में पड़ जाता है। ठीक है, जहाज आपस में टकराए क्यों, क्योंकि वन शिप हैज़ फॉलन फाउल ऑफ अनदर, मतलब कि एक शिप ने कुछ गलत चाल चली थी, कुछ गलत तरीके से चला था, तो वे उनके बीच में विवाद हो गया था, टक्कर लग गई थी, थोड़ी सी या टक्कर लगने से बच गई थी, तो उनके बीच में विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो इस तरह से आपको इडियम याद करना है। फॉल इनटू लाइन, अडेयर टू रूल्स, मतलब कि नियमों या आदेशों का पालन करना। अडेयर भी आपको पता होगा, ए धीरे धीरे इन चीज़ों का पालन कर, हम ऑर्डर दे रहे थे, ए धीरे धीरे इन चीज़ों का पालन कर। अपनी सिस्टर को भी आप ऑर्डर दे देते हैं तो कुछ कहते हैं ए धीरे धीरे इस चीज़ का पालन कर। तो फॉल इनटू लाइन, ये जैसे परेड होती है ना, देख सकते हैं आप आर्मी में, उसी से रिलेट करेंगे। जैसे सैनिकों को लाइन में खड़ा होने के लिए, चलने के लिए आदेश दिया जाता है, ठीक है, उनको आदत डाली जाती है, तो ऐसे ही फॉल इन लाइन या फॉल इनटू लाइन, इसको सैन्य दस्तावेजों में यूज़ किया गया, बाद में आम भाषा में यूज़ होने लगा, मतलब कि कोई व्यक्ति, संगठन, विचारधारा, नियमों के अनुसार चलने लगता है। ये कमांड देगा, ये फॉल इनटू लाइन पर आएंगे तब मतलब पालन करेंगे इसके ऑर्डर का, तब चलेंगे। तो ऐसे ही फॉल इनटू लाइन, लाइन पर आना, है ना, मतलब कि किसी चीज़ का पालन करना। नेक्स्ट इडियम है फॉल शॉर्ट, मतलब कुछ चीज़ आप कर रहे थे और उसमें शॉर्ट, मतलब उसमें थोड़ी सी चीज़ रह गई, तो आप मतलब छोटा ही आपने परफॉर्मेंस दी है, शॉर्ट ही रहे हैं आप। टू नॉट रीच ए पर्टिकुलर लेवल, हैड नो इफेक्ट, मतलब कि अपर्याप्त होना। गिर कर लक्ष्य तक पहुंचना, यानी कि आपने कोशिश तो की लेकिन लक्ष्य से पहले ही रुक गए। यह शब्द विशेषकर धनुष बाण या फिर फेंकने वाले खेलों से आया है, जहाँ पर माना जाता है कि यह तीर भाला लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। मान लो यहाँ पर वो मारते हैं ना तीर, तो वो पहले ही गिर गया,
तो कहीं ना कहीं वो फॉल शॉर्ट। या फिर देख सकते हैं इसको ऊपर जाना था इसके, लेकिन ये पहुंच ही नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं हैड नो इफेक्ट, मतलब इसने कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाया है, ये मतलब कि पर्टिकुलर लेवल पर रीच नहीं कर पाई है उसको। तो फॉल शॉर्ट मतलब कि अपर्याप्त होना, आप किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट इडियम है फॉलिंग हेड ओवर हील्स। ये तो आशिकी भरा इडियम हो जाएगा, मतलब कि फॉल हेड ओवर हील्स मतलब कि फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन। पढ़कर ही पता लग रहा है आपको, जैसे कि देख सकते हैं रोमांटिक भावनाओं को दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में इस कदर गिर जाए कि उसका मानसिक संतुलन ही बदल जाए। तो फॉलिंग हेड मतलब कि अपना सिर गिरा देना किसी के पैरों में, है ना, किसी को पैरों के ऊपर अपना सिर, मतलब देख सकते हैं जैसे गिर जाते हैं ना, बिल्कुल प्यार में गिर जाना, है ना, किसी के प्यार में गिर जाना, उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, प्यार में डूब जाना। ठीक है, ये लड़की डूब गई है किसी के प्यार में। नेक्स्ट इडियम है फॉल आउट। फॉल आउट बेसिकली वैसे तो मीनिंग होता है क्वारल, स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर एन आर्गुमेंट, झगड़ा होना, लेकिन ये जो परमाणु का ब्लास्ट होता है ना उससे रिलेटेड है। जैसे देख सकते हैं आप, फॉल आउट शब्द मूल रूप से परमाणु बम परीक्षणों से जुड़ा है। जब विस्फोट होता है तो उसमें से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में उड़ने लगते हैं, धीरे धीरे वे नीचे गिरते हैं, इसे ही कहा जाता है रेडियो एक्टिव फॉल आउट। ठीक है, नीचे गिरना किसी का मतलब कि ऊपर से गिरने वाला खतरनाक प्रभाव। अब इसका मतलब बड़े विवाद, युद्ध या घटना आदि के बुरे परिणाम के लिए यूज़ होने लगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, इसको गिरने को ये रेफ़र करता है। क्या नीचे आ रहे हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल, वे क्या है, निगेटिव चीज़ है, बुरे परिणाम है ये किसके, परमाणु विस्फोट के। तो कहीं ना कहीं किसी जब विवाद हो जाता है, कोई युद्ध हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, उसके जो बुरे परिणाम हैं, है ना, बुरे परिणाम क्या होंगे, आपका लड़ाई झगड़ा होगा। तो उसी तरह से इसको मतलब जोड़ा गया रेडियो एक्टिव के फॉल आउट से, मतलब कि युद्ध, कोई विवाद, कोई घटना के जो बुरे परिणाम होते हैं उसको फॉल आउट कहते हैं, मतलब कि झगड़ा हो जाना। स्टॉप बीइंग फ्रेंडली मतलब दोस्ताना जो फीलिंग होती है उसको छोड़कर आर्गुमेंट में संलिप्त हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, झगड़ा हो जाना। ठीक है, तो फॉल आउट का मतलब वही लड़ाई झगड़े से रिलेट करेंगे। जैसे कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल जैसे नीचे आते हैं, बुरा परिणाम दिखाते हैं, ऐसे ही फॉल आउट होता है और वो लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कहते हैं ना कि ज़्यादा पेट में घुसेगा तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, है ना, वो तो उसके पेट में घुसा जा रहा है ना, ऐसा कह भी देते हैं। मतलब कि किसी से आप ज़्यादा फैमिलियरिटी बढ़ाओगे ना तो वो द्वेष, वो घृणा, वो मतलब लड़ाई बजवा देगी। द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। किसी के साथ अधिक घनिष्ठता मनमुटाव या फिर सम्मान की हानि का कारण बनता है। ये इससे बोल रहा है, ये देखो मुंह बना दिया इसने, और अब तो मतलब घृणा ही हो गई है इसको इससे। ठीक है, यूनानी दार्शनिक की एक प्रसिद्ध नैतिक कथा में सामने आया था, जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे लिए बहुत ज़्यादा सामान्य या रोज़मर्रा की चीज़ बन जाती है तो हम उसका सम्मान खो देते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो ऐसे ही वही कोई चीज़ से आप फैमिलियरिटी बढ़ा रहे हैं, उसको डेली डेली मिल रहे हैं, डेली डेली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो मतलब फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगी। कंटेम्प्ट, घृणा आप उसमें पाएंगे कुछ समय के बाद। तो किसी के साथ अधिक घनिष्ठ होना, अधिक घनिष्ठता होना मनमुटाव या फिर सम्मान की हानि का कारण बनती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, याद हो जाएगा। फार क्राई फ्रॉम, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब फार का तो मतलब आपको पता होगा, और क्राई जो है ना यहाँ पर रोने की सेंस में नहीं है, यहाँ पर एक मुखर ध्वनि है, मतलब क्राई चिल्लाना की सेंस में आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और फार बहुत ज़्यादा दूर है, वो चिल्लाना। ठीक है, कोई एक चिल्लाने वाली ध्वनि है, ठीक है, जो इतनी दूर है कि जब इसकी तुलना किसी करीब या फिर अधिक विशिष्ट चीज़ से की जाती है तो नगण्य या फिर पहचानने योग्य नहीं होती। यह विशाल अंतर या असमानता की भावना ही है जो इस मुहावरे में निहित है। टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मतलब फार क्राई फ्रॉम मतलब कि कोई चिल्ला रहा है बहुत दूरी से, आप उसकी कंपेयर कर रहे हैं, कोई पास चीज़ है, कोई विशिष्ट चीज़ है, उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अलग होगी। इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब सन 2040-50 में ये जी रहा है, और यहाँ पर मतलब 1900 का कोई पीरियड है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं, एकदम अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे ही फार क्राई फ्रॉम, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, मतलब बहुत दूरी से रो रहा है, उसकी कंपेयर आप पास की चीज़ से करेंगे तो पास की चीज़ तो आपको बहुत आसानी से सुनाई दे जाएगी, और कोई बहुत दूर की चीज़ है, फार मतलब बहुत ज़्यादा दूर कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसके कंपैरिजन में जो पास की चीज़ है वो आराम से सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में अगर अंतर की बात करें तो बहुत बड़ा धरती आसमान का अंतर होगा, मतलब कि एकदम चीज़ें अलग होंगी। इमेज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है फीस्ट वंस आई ऑन गेज एट समथिंग विद प्लीजर। किसी चीज़ को प्रसन्नता में, मज़े में देखना, मतलब कि आंखों को ठंडक दे रही है कोई चीज़ और आप उसको देखे जा रहे हैं।
टू फीस्ट का अर्थ होता है मतलब कि खुशी, उत्साहपूर्वक कोई भरपूर आनंद लेना। जब कोई भरपूर आनंद लेता है तो उसको टू फीस्ट कहते हैं, है ना। तो फीस्ट का मतलब हो जाएगा खुशी से, उत्साहपूर्वक कोई चीज़ देखना, आनंद लेना। जब किसी चीज़ को देखकर आंखों को अत्यधिक सुख और संतोष मिले तो यह कहा जाने लगा कि आपने अपनी आंखों को उस दृश्य से ठंडक दी है, दावत दी है। फीस्ट योर आइज ऑन, ठीक है, खुशी दी है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी आंखों को खुशी दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, है ना। तो रिलेट कर सकते हैं। या फिर जैसे वैसे फीस्ट जो होता है वो भोजन कोई दावत की सेंस में भी होता है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। कोई ऐसे इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो आप अपनी आंखों को जैसे कहते हैं ना दावत देना, दावत, आप अपनी आंखों को दावत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आप रिलैक्स फील करा रहे हैं, आप उनको मतलब आनंद दे रहे हैं। तो इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि आपने अपनी आंखों को दावत दे दी है। फीस्ट योर आइज ऑन मतलब आपने अपनी आंखों को रिलैक्स दिया है, बहुत ज़्यादा आपने खुशी दी है, आनंद दिया है। नेक्स्ट इडियम है फेदर इन वंस कैप, ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन एंड अकम्पलिशमेंट टू बी प्राइड ऑफ। चार चांद लगना, गर्व करने योग्य उपलब्धि होना। देखो पहले जब योद्धा युद्ध में कोई जीत हासिल करते थे ना, वीरता दिखाते थे, दुश्मन को हराते थे, तो उनको एक पंख पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। वे अपनी टोपी में इसको लगा लेते थे और खास उपलब्धि या गर्व को वो डिनोट करता था। जैसे आजकल मेडल लग जाते हैं कई सारे, ठीक है, जेब के ऊपर। तो ऐसे ही पहले के टाइम में वो अपनी कैप पर फेदर लगाते थे, तो वो मतलब उसका हो गया था उपलब्धि। तो इस तरह से आपको इसको रिलेट करना है। इमेज से भी आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, कोई विशेष योग्यता से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेदर वंस ऑन नेस्ट। फेदर लगाना अपने घोंसले में। जैसे चिड़िया होती है ना, पक्षी होता है, वो अपने घोंसले को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए फेदर, पंख जो होते हैं या फिर अन्य नरम सामग्री इकट्ठा करती है। तो वो अपने घोंसले में फेदर मतलब कि कोमल करने के लिए, उसको कंफर्टेबल, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए वो उसमें पंख लगाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें इकट्ठा करके उसको लगाती है। तो मनुष्यों के संदर्भ में यही यूज़ किया गया। निगेटिव हो गया इसका सेंस कि उन लोगों के लिए यूज़ किया जाने लगा जो अपने स्वयं के लाभ के लिए संसाधनों, धन या सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं, अक्सर बेईमानी से अपने पद का दुरुपयोग करके। तो फेदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब हो जाता है कोई आदमी है मेक मनी इम्प्रॉपर तरीके से वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट मतलब कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, उसको आगे ला रहा है, उसको ही तवज्जो दे रहा है, ठीक है। बेईमानी से पैसा कमाना, बेईमानी करके धनी होना। कैसे? जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में फेदर रखती है, अब वो फेदर भी मतलब इधर उधर से ढूंढ कर लाती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं अपने तोड़ तोड़ कर लगा लेगी, तो इधर उधर से लाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको मतलब डिनोट किया गया, उसको रेफर किया गया कहीं ना कहीं पैसा को निगेटिव रूप से मतलब करप्शन से कमाने की सेंस में, है ना। तो मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे मतलब कि जैसे मानो आप अपने घोंसले में, अपने घर में अपना कोई कंफर्टेबल चीज़, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं इम्प्रॉपर तरीके से, है ना। तो नंबर 2 का पैसा से इसको रिलेट कर सकते हैं। फेडअप मतलब एनॉयड, ऊब जाना। फेडअप का अर्थ होता है भरपेट खाना खिलाया हुआ, पूरी तरह से तृप्त। जैसे किसी को पूरी तरह से खाना खिला दो ना, अक्सर जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है जब उनको इतना खाना खिला दिया जाता है कि वे अब और नहीं खा सकते, तो ऊब जाते हैं। जैसे ये है पिगी, है ना, इसको मतलब खिलाए जा रहे हैं, खिलाए, एक टाइम आएगा ये मतलब मना कर देगा, आई एम फेडअप कहेगा कि मैं मतलब ऊब गया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। ये एनिमल तो छोड़ो, ये मतलब हमारी सेंस में भी यूज़ होता है, मतलब मनुष्यों के लिए भी यूज़ होता है। आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मान लो किसी को कुछ भी बर्गर पसंद है, उसको मतलब 20 बर्गर ला कर दे दो, 50 दे दो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके बाद ऊब जाएगा, ठीक है। उसको इतना खिला दो कि वह ऊब जाए। नेक्स्ट इडियम है फील ब्लू, ग्लूमी, उदास होना। अब देखो जो ब्लू होता है ना, ये वैसे मैंने पहले भी बताया है, ये निगेटिव किसी चीज़ को रेफर करता है। ये भी नेवल जो हमारे शिप होते हैं उनसे रिलेटेड है। जब किसी जहाज़ के कप्तान या फिर वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु हो जाती थी जहाज़ पर, तो वे जहाज़ के चालक दल नीला ब्लू फ्लैग लहराते थे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कहने का मतलब है इस शिप में किसी की जो कप्तान है या कोई वरिष्ठ सदस्य है उसकी मृत्यु हुई है, तभी यहाँ पर ब्लू फ्लैग लगा हुआ है। जहाज़ के किनारों पर नीली पट्टियाँ ब्लू बैंड बांध देते थे, देखो ये भी दिख रही है आपको, ठीक है, ये ब्लू ही है, ठीक है। और एक ब्लू यहाँ पर झंडा लगा दिया, फ्लैग लगा दिया। यह जहाज़ पर शोक, मॉर्निंग को दर्शाने के लिए एक संकेत था। इसी परंपरा से ब्लू रंग को शोक और उदासी से जोड़ दिया गया। तो आपको ये भी रिलेट करना है कि ये सेलिंग शिप से ही रिलेटेड है ब्लू फ्लैग। वैसे ब्लू जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में यूज़ होता है, कहीं ना कहीं उदासी से रिलेटेड होता है।
नेक्स्ट एरिया में हमारा फील हिज पल्स, ईजी हो जाएगा। डॉक्टर साहब जैसे आपकी पल्स को देख समझ पाते हैं, पल्स से ही बीमारी पता लगा देते हैं कुछ कुछ। तो फाइंड हिज व्यूज़, किसी के विचार को समझना ईजी हो जाएगा। तो ये वही लिख रहा है डॉक्टर के रिलेशन में ही, कि जैसे मरीज़ की नाड़ी देखकर भी पता कर देते हैं, तो किसी के विचार समझ जाना आप देख सकते हैं, पढ़ लेंगे आप वीडियो पॉज करके। फील द पिंच, पिंच क्या होता है? कहते हैं ना चुटकी, चिकोटी काट ली मेरे, तो मतलब किसी के चूंट लिया, है ना। हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऑल ऑफ ए सडन पैसे की एकदम तंगी हो जाना। तो जैसे किसी को पिंच किया जाता है, किसी चीज़ को जोर से दबा दिया जाता है, चुटकी या चिकोटी काट ली जाती है, जिससे कि दर्द और असहजता होती है ना। एक प्रेशर पड़ता है आपकी खाल पर, आपके हाथ पर किसी ने चिकोटी काट ली है, तो वो आपको प्रेशर पड़ेगा ना। तो जो पिंच आप महसूस करते हैं, तो जो वो एक प्रेशर, एक दबाव, एक कसाव फील होता है, वो ही आर्थिक संदर्भ में जेब पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाता है। इसी चीज़ को इन्होंने एक इडियम बना दिया कि फील द पिंच। जैसे आप पिंच, अपनी जो चिकोटी काटी जाती है उसको आप जैसे फील करते हैं, ऐसे ही आप फाइनेंशियल पैसे की तंगी को फील कर सकते हैं। तो फील द पिंच का मतलब हो गया एक्सपीरियंस फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब कि जैसे आपके पास पैसा ना हो, तो जो वो दबाव, और वो दबाव इन्होंने रूपक बना दिया, मेटाफर बना दिया। तो मतलब समझ सकते हैं मतलब क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब उस दबाव को, जब आपको चिकोटी काटी जाती है, उस दबाव को इन्होंने पैसे की तंगी से रिलेट कर दिया, तो जो आर्थिक संदर्भ में जेब पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाता है। एक दो बार पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेल बैक, या फिर फॉल बैक कह सकते हैं। टर्न बैक ईजी हो जाएगा, पीछे हट जाना, मैंने अभी बताया भी था आपको। फॉल बैक मतलब कि जब सैनिक होते हैं, जो अब आम भाषा में प्रयुक्त होता है विशेष रूप से तब जब कोई व्यक्ति, दल, संस्था किसी योजना से पीछे हटती है लेकिन हार नहीं मानती। जैसे आर्मी होता है ना, सामने अगर कोई निगेटिव सिचुएशन देख रहे हैं तो पीछे हट जाएंगे, मतलब ये एक सेफ सिचुएशन पर आ जाएंगे, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं कि वे पीछे हट गए हैं। फेल फाउल ऑफ, अगेन ये रिपीटेड है ईडियम, मैंने आपको बताया था। फेल फाउल ऑफ, जैसे हम गेम्स में फाउल करते हैं, ऐसे ही शिप, दो शिप आ रहे हैं और वे अपने चलाने में, उनको शिप को चलाने में फाउल कर दिया, उन्होंने एक गलती कर दी, तो एक दूसरे से आपस में टकरा गए या फिर टकराने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें झगड़ा होगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाएंगे। फेल फाउल ऑफ मतलब कि नोटिकल लैंग्वेज से आया है वाक्यांश, समुद्री यात्राओं के दौरान इस्तेमाल होता है। जब फाउल का मतलब होता है कि एक जहाज़ किसी दूसरे जहाज़ में उलझ गया हो, टकरा गया हो, तो केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो जाएगा। सीधा फाउल से रिलेट करें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फेल थ्रो मतलब कि फेल्ड, असफल होना, अनुत्तीर्ण होना। जैसे भौतिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई वस्तु, व्यक्ति किसी स्थिति में मौजूद दरार, क्रैक या फिर छेद से नीचे गिर जाए। मान लो जैसे छेद है ना, क्रैक है, इसमें इसका पैर घुस जाए, ये पूरा का पूरा इसमें समा जाए, नीचे गिर जाए, तो कहीं इसको कहेंगे हम फाल थ्रो कह सकते हैं, मतलब कि नीचे गिर गया। जैसे कोई फर्श या संरचना इतनी मजबूत नहीं थी कि उसमें से कुछ गिर गया, ठीक है, उसमें से कुछ गिर जाए तो धीरे धीरे वास्तविक घटना से रिलेट होने लगा। यानी कोई योजना, प्रस्ताव, विचार जो पहले पूरा होने वाला था लेकिन अचानक सफल हो गया, वो किसी गड्ढे में गिर गया। फेल थ्रो मतलब पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, जैसे वे नीचे गिर गया हो। फ्रेजल वर्ब है, वैसे इजी है, इजी कहूँगा, काफ़ी बार आती है। फॉल थ्रो रिलेट कर सकते हैं, मतलब आप किसी चीज़ में से गिर गए हैं। नेक्स्ट एरिया में है हमारा फ्यू एंड फॉर बिटवीन, मतलब कि कोई चीज़ बहुत थोड़ी है और बहुत ज़्यादा दूर है, तो रेयर है कोई चीज़, और सेल्डम सीन बहुत मुश्किल से ही देखी जाती है, नॉट फ्रीक्वेंट, अनयूजुअल कभी कभी हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है। पुराने समय में जब कोई चीज़ बहुत कम होती थी ना, और वो बहुत दूरी पर होती थी, जैसे कि रेगिस्तान में पानी या फिर जंगल में बसे गांव, तो यह वाक्यांश फ्यू एंड फार बिटवीन यूज़ किया जाता था, जहाँ पर कोई दुर्लभ वस्तु और अवसर मतलब कि बहुत रेयर हो। जैसे देखो रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में घूम रहा है, ना तो इसको पानी दिख रहा है, ना कोई गांव दूर दूर तक दिख रहा है, तो इसको फ्यू एंड फार बिटवीन कहेगा ये, कि भाई पानी तो फ्यू एंड फार बिटवीन हो गया, है ना, मतलब कि बहुत कम और बहुत दूरी के बीच में फंस कर रह गया है, दोनों चीज़ के बीच में फंस गया है, तो मुझे मतलब मिल नहीं रहा है, मतलब कि दुर्लभ हो गया है बहुत ज़्यादा। फिफ्थ व्हील, एन अननीडेड पर्सन, अनावश्यक व्यक्ति। अब देखो कार है, 4 टायर पर आराम से मस्त चलती है, बढ़िया भागती है, जितना भगाओ आराम से चलेगी। अब आप कहने लगो एक आगे से इस तरह का टायर लगाओ, 5वां व्हील लगा दो इसमें, या एक पीछे निकालो, एक पीछे लगा दो इसमें, स्कूटी की तरह, बाइक की तरह, एक साइड में से लगा दो, मतलब फिफ्थ व्हील कहीं भी लगा दो, लेकिन उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ कुछ नहीं है। कायदे में 4 व्हील पर अपनी जो गाड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बैलेंस बढ़िया बनता है, अपना बढ़िया हैंडलिंग रहती है। इसके सिर पर लगा दो, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो कहीं कहने का मतलब ये है
कहीं भी हम फिफ्थ व्हील लगा दें तो वो अनावश्यक चीज़ ही होगी। इसको व्यक्ति की सेंस में यूज़ किया जाने लगा कि जैसे एक 4 पहिया वाहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त होता है, यदि उसमें 5वां पहिया जोड़ दिया जाए तो वह न तो उपयोगी होगा और न ही आवश्यक। हाँ, इसको पीछे स्टेपनी के रूप में यूज़ किया जाएगा कि जब इनमें से कोई एक खराब हो जाए तो उसको यूज़ कर लेंगे हम। तो वास्तव में यह बोझ बन जाता है, बाधा उत्पन्न करता है, अनावश्यक हो जाता है, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है फाइट फायर विद फायर, मतलब कि आग के साथ खेलना, है ना, आग को आग के साथ खेलना। तो मतलब टू फाइट अगेंस्ट एन ओपोनेंट बाय यूजिंग द सेम मेथड और वेपन दैट द ओपोनेंट यूज। तो अपने प्रतिद्वंदी की ही रणनीति का इस्तेमाल करना। अब देखो, इसमें एक चीज़ बताऊंगा मैं, जंगल की आग से ये रिलेटेड है। अमेरिका के जंगलों में जब भयंकर आग लगती है ना, तो आग को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीति विकसित की गई, इसको कहा गया कंट्रोल बर्न या फिर बैकफायर। वैसे बैकफायर फेमस है, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं बैकफायर, तो आपको पता लग जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या था, अग्निशामक जानबूझकर एक छोटी आग लगाते थे। जैसे है ना, ये आग बढ़ रही है आगे की ओर, तो ये जो हमारे मतलब कौन है, फायर फाइटर, ठीक है, तो ये आग एक जानबूझकर आग लगाते थे ताकि ये आग रुक जाए, ठीक है, ताकि पहले से जल रही आग को ईंधन से वंचित कर दे। इस तरह आग से ही आग को रोका जाता था। कैसे? वो इस तरह से, मान लो हवा इधर की चल रही है तो आग ये इधर ऐसे ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, मान लो यहाँ पर लकड़ी पड़ी है, जैसे ये कह सकते हैं, तो उन्हीं में ही तो आग लगेगी। अब यहाँ पर ऑलरेडी लकड़ी पड़ी थी, इन्होंने उस लकड़ी में, उस घास फूस में, उस सूखी लकड़ियों में इन्होंने ऑलरेडी आग लगा दी है। तो जब ये आग लगा देंगे तो वे सूखी लकड़ियाँ, जो जलने की सामग्री है, वो ऑलरेडी जल जाएगी। तो जब ये आग यहाँ पर आएगी, इसको यहाँ पर जलने के लिए, तब उस समय कुछ नहीं मिलेगा। तो जब जलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो आग बढ़ेगी कैसे? तो आग बढ़ेगी नहीं, तो वो यहीं तक समाप्त हो जाएगी। आग से आग को रोका गया है, जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, ऐसी आग से आग को रोका गया है। तो फाइट फायर विद फायर, आग से आग की लड़ाई कराई गई है। तभी कोई ऐसी प्रतिद्वंदी की रणनीति ही इस्तेमाल करना, मतलब आग से आग को ही हमने यूज़ किया है। तो जो कहने का मतलब है, जो सामने कोई आपका ओपोनेंट है, वो कोई आग को यूज़ कर रहा है या कोई एक ऐसी ट्रिक यूज़ कर रहा है, तो आप भी सेम ट्रिक यूज़ कर दो, मतलब कि अपने जो ओपोनेंट है उसकी रणनीति का ही आप यूज़ कर रहे हैं। तो इडियम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फाइट साई ऑफ मी, मतलब कि टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, मतलब कि मुठभेड़ से बचना। पुराने समय में जब घोड़े किसी अजनबी चीज़ या डरावनी आवाज़ से डरते थे ना, तो वे अचानक पीछे हट जाते थे, ठीक है, और किनारा कर लेते थे। इस व्यवहार को अंग्रेजी में कहा गया शाय अवे टू शाय, जिसका मतलब होता था डर कर पीछे हट जाना, दूरी बनाना। ये बेसिकली घोड़े के लिए यूज़ किया जाता था। जो ये शाय है, ये मतलब जब ये कोई आवाज़ सुनते थे, कोई डरावनी आवाज़ सुनते थे, ये पीछे हट जाते थे, तो उसको शाय अवे या फिर शाय कहा जाता था, है ना। जैसे कि डर कर पीछे हट जाना, दूरी बना लेना। जब किसी व्यक्ति या पशु को किसी चीज़ से बार बार दूर रहने की प्रवृत्ति दिखती थी तो इसे कहा जाता था फाइट शाई ऑफ, मतलब कि यानी जानबूझकर वो दूरी बना रहा है किसी चीज़ से, खासकर संदेह से, असहजता के कारण, ठीक है। तो आपको ये शाय अवे या फिर टू शाय को आपको रिलेट करना है घोड़े से। घोड़े को कोई डरावनी आवाज़ दिखी तो पीछे शाय अवे हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो ऐसे ही टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, मुठभेड़ से बचना, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। पशुओं को किसी चीज़ से बार बार जब कोई पीछे हट रहा होता था, कोई व्यक्ति भी पीछे हट रहा होता था, तो उसको कहा जाने लगा फाइट शाई ऑफ, ठीक है, मतलब कि, या फिर शाई ऑफ मी, वो मेरे से पीछे हट रहा है, मतलब एनकाउंटर करने से मुझे पीछे हट रहा है, मेरे सामने ही नहीं आ रहा, तो फाइट शाई ऑफ मी उसको कह देते थे, ठीक है। ओरिजिन आपने देख लिया, यहाँ से बना है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हमारा आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट। फाइट योर ओन बैटल्स, मतलब कि टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंजेस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, मतलब कि अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ना। सीधा सीधा बता रहा है, फाइट योर ओन बैटल्स, अपनी लड़ाई को खुद लड़ना, ठीक है। जब व्यक्तिगत सम्मान और गरिमा को अत्यधिक महत्व किया जाता था, उस समय से रिलेटेड है। उस समय जो द्वंद्व युद्ध होते थे ना, व्यक्तिगत झगड़े आम बात थे, तो उसमें जो आदमी है वो स्वयं का अपना अपमान, अपने विवाद के लिए खुद लड़ाई करता था, ना कि किसी और से लड़वाता था। जैसे आज क्या होता है, एक की लड़ाई बचे कि बुलाता हूँ अपने दोस्तों को, 10 आ गए पीछे, है ना, सामने वाले के भी आ गए 10, तो इस तरह से ना होकर तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता था। जैसे ये पीछे रुका खड़ा है, ये अपनी लड़ाई दोनों खुद लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा आज की वीडियो का लास्ट इडियम, फिगर आउट, मतलब कि फाइनली अंडरस्टूड, किसी चीज़ को हल करना या समझना। फिगर आउट ईजी हो जाता है, किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ को हल करना, किसी चीज़ को सॉल्व कर देना। अंडरस्टूड समझ जाना। जब लोग किसी जटिल स्थिति समस्या को गणितीय तरीके से हल करने की कोशिश करते थे तो यह कहा जाने लगा कि वे इसको फिगर आउट कर रहे हैं, मतलब सोचकर किसी बात का हल निकालना, ठीक है।
उसको समझना, तो फिगर आउट कह सकते हैं हम। किसी चीज़ का हल निकालना, ईजी वर्ड है, ईजी ईडियम है, कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे ये है, इसको अपनी प्रॉब्लम का इसने हल निकाल लिया है, फिगर आउट कर लिया है इसने चीज़ें। ये डेली हमारी लाइफ स्टाइल में भी ये फिगर आउट वर्ड काफ़ी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो हमारे 100 ईडियम यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 ये मतलब चैनल, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को सजेस्ट कर दें, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। वरना चीज़ें ऐसे ही मतलब स्लो रूप में चलती रहेंगी, ठीक है। हमारी मजबूरी है, मोटिवेशन कुछ नहीं है, व्यूज़ ख़त्म है बिल्कुल, और मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए ईडियम के साथ। बाय बाय।